हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अब हम अपनी क्लास में आगे बढ़ते हैं आज। आज हमें शुरुआत करनी है विद सेक्शन नंबर 10। अभी तक हम कितने सेक्शंस पढ़ चुके हैं? अभी तक हम देख चुके हैं 3 to 9 सेक्शन। क्या-क्या देखे थे इसमें हमने? सेक्शन नंबर 3 किस बारे में बात करता है? हमारा ओपीसी के बारे में बात करता है। 3A हमारा किस बारे में बात करता है कि अगर हमारे वो जो मेंबर्स हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स अगर वो लेस देन द रिक्वायर्ड नंबर हो जाता है, लेस देन द मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर, तो उस केस में क्या होगा? 4 हमारा किस बारे में बात करता है? एमओए के बारे में बात करता है। 5th किसके बारे में बात करता है? एओए के बारे में बात करता है। 6th हमारा किसके बारे में बात करता है? एक्ट टू ओवरराइड एमओए एओए। 7 किस बारे में बात करता है? इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस के बारे में बात करता है। 8 किसके बारे में बात करता है? हमारी नॉन प्रॉफिट कंपनी के बारे में बात करता है। एंड 9th हमारा किसके बारे में बात करता है? बताओ बताओ, 9th हमारा किसके बारे में बात करता है? हमारे इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। तो अभी तक हमने इतने सेक्शंस देख लिए हैं। आज हम सेक्शन नंबर 10 के साथ शुरुआत कर रहे हैं। हमें कहाँ तक जाना है? 22 सेक्शन तक जाना है, यानी अभी भी हमारे कितने सेक्शंस बचे हुए? रफली 12 सेक्शंस बचे हुए हैं। चलो देखते हैं। Section number 10. Effect of MOA and AOA. When MOA and AOA got registered, it shall bind the members to the company, company to the members, and members to the members. देखो हमने ये पढ़ा था कि एमओए क्या करता है? रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइडर्स, एंड एओए क्या करता है? एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद द मेंबर्स एंड मेंबर्स इंटर से। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जैसे ही ये दोनों डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर हो जाते हैं, इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाता है, तब से ही ये दोनों डॉक्यूमेंट्स क्या करते हैं? बाइंडिंग हो जाते हैं ओवर द मेंबर्स टू द कंपनी, कंपनी टू द मेंबर्स, यानी सब लोग आपस में एक दूसरे के लिए बाइंडिंग है। सबको इनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। विद इन द परव्यू ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स ही वर्क करना पड़ेगा, वेदर दी कंपनी वेदर दी मेंबर्स। ठीक है। नोट क्या लिखा हुआ है? मेंबर्स इन कंपनी आर नॉट बाउंड टू आउटसाइडर टू गिव इफेक्ट टू एओए। एओए सिर्फ इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन से, एमओए वर्क करता है आउटसाइडर्स के साथ। तो मेंबर्स और कंपनी बिल्कुल भी बाउंड नहीं है फॉर दी आउटसाइडर्स टू गिव इफेक्ट टू एओए। एमओए होगा तो ऑब्वियसली बिल्कुल बाउंड है वो, कंपनी इज बाउंड टू द आउटसाइडर्स, बट एओए को इफेक्ट में लाने के लिए दे आर नॉट बाउंड टू द आउटसाइडर्स। नो एओए कैन कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड अ थर्ड पर्सन। तो बहुत ही छोटा सा हमारा ये सेक्शन था, इफेक्ट ऑफ एमओए एंड एओए। इसके बाद हमारा क्या सेक्शन है? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये है हमारा सेक्शन नंबर 10A। अब आप यहाँ पे वापस से देखोगे कि 10 के बाद हमारा 11 नहीं आया, 10A आया। और इसके बाद भी मैं बताऊं, 11 जो हमारा सेक्शन है ना, वो रिपील हो चुका है। रिपील मतलब कि डिलीट हो चुका है एक्ट से ही। तो आपको 11 सेक्शन पढ़ना ही नहीं है, और 10A सेक्शन उसकी जगह पे आ चुका है, मतलब उसकी जगह पे नहीं आया है, ये एक नया सेक्शन ही इंट्रोड्यूस किया गया है इन दी कंपनीज एक्ट 2013, 1956 में ये नहीं था। किस बारे में बात कर रहा है ये? कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। देखो इनकॉर्पोरेशन हो चुका है, अब बिजनेस धंधा शुरू करने से पहले भी आपको कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। ओनली आफ्टर देन यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस इन योर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। तो क्या है वो? Conditions for commencement of the business. A company incorporated after commencement of company's amendment ordinance. मैंने आपको ordinance का मतलब क्या बताया था कि अगर कोई रेगुलेशन पास हुआ है when the parliament is not in what is not in these sessions. 3 सेशंस हमने पढ़े थे, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। अगर इन 3 सेशंस के अलावा अगर हमें कोई रेगुलेशन पास कराना है, तो उस केस में अगर वो रेगुलेशन पास होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्ट तो बोलेंगे नहीं, क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेंस बोलेंगे। तो ऐसे ही ये ऑर्डिनेंस पास हुआ था 2019 में। तो जो भी कंपनी आफ्टर दिस ऑर्डिनेंस इनकॉर्पोरेट होगी, उसे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करना होगा। मतलब आफ्टर इनकॉर्पोरेशन डायरेक्टली नहीं कि बिजनेस शुरू कर लिया, उसके भी प्रोसीजर को फॉलो करके आफ्टर यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल। मतलब कि अब आप देखोगे, एक सेकेंड, हाँ, अगर आप अब देखोगे कि कंपनी, हमने पढ़ा था लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। अब यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली बोल चुके हैं कि अगर आपको कमेंसमेंट करना है, यानी बिजनेस शुरू करना है अपनी कंपनी में, तो आपके पास शेयर कैपिटल होनी ही होनी चाहिए।
भले आपको लिमिटेड बाय गारंटी रखनी है, आप रख सकते हो, लेकिन आपके उसके साथ शेयर कैपिटल होनी ही चाहिए। जनरल पार्लेंस में सारी कंपनीज अब कौन सी है, लिमिटेड बाय शेयर्स ही है। Shall commence any business or exercise any borrowing powers only if company has filed with ROC a verification of its RO as provided in section 12(2). आगे पढ़ेंगे, ये 12(2) किसके बारे में बात करता है, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी के बारे में बात करता है। तो जब तक कंपनी आरओसी के पास अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन फाइल नहीं कर देगी, वेरिफिकेशन इसका क्या है, हमने देखा था कि जैसे ही इनकॉर्पोरेशन हो जाता है उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल्स किसे देनी पड़ती है, आरओसी को देनी होती है। तो जब तक कंपनी आरओसी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल्स नहीं दे देगी, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करा देगी, तब तक आप अपना बिजनेस कमेंस नहीं कर सकते। भाई आपके पास अभी तक ऑफिस ही नहीं है अपना बिजनेस करने का, तो आप कैसे बिजनेस शुरू कर लोगे। इसलिए आपके पास ऑफिस है या नहीं है, पहले आरओसी को ये बताओ, उसके बाद ही आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। एंड यहाँ पे एंड की कंडीशन है, यानी दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। Declaration filed with ROC by director within 180 days in form INC 20A, duly verified with CSCA cost accountant in practice that every subscriber to MOA has paid value of shares agreed to be taken by him on date of making such declaration। इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम को एटलीस्ट 1 शेयर तो परचेज करना ही पड़ता है। अब बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपको ये भी बताना पड़ेगा, किसको बताना पड़ेगा, आरओसी को बताना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना होगा। उस डिक्लेरेशन पे कौन साइन करेगा, सीएस कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, कि जो शेयर्स हमारे सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ने लिए हैं उसके अगेंस्ट में जो पैसा देना बनता था, क्या वो उन्होंने पैसा दिया है या नहीं दिया है। यानी कि अब बिजनेस कमेंस कब हो सकता है, जब वो पैसा कंपनी को पे कर देंगे, उसके बाद ही बिजनेस कमेंस हो सकता है। तो दो कंडीशंस है कि पहले तो रजिस्टर्ड ऑफिस की वेरिफिकेशन एंड दूसरा कि सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ने पैसा पे कर दिया है। ठीक है, अब इसके केस में पेनल्टी क्या है, इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सेक्शन द पेनल्टी शैल बी, कंपनी के ऊपर कितने लगने वाली है, 50,000 रुपए की, एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे कितनी लगेगी, 1,000 rupees for each day during which such default continues but not exceeding 1 lakh rupees। अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं यहीं पे समझाती हूँ आपको कि कितने हैं, 1,000 पर डे की पेनल्टी है। अब इसे मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि सपोज अगर उनका जो डिफॉल्ट है वो 90 डेज के लिए चलता है, तो 90 डेज के हिसाब से कितनी पेनल्टी लग जाएगी, 90 इंटू 1,000, 90,000। ठीक है, इतनी पेनल्टी ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे लग जाएगी। बट सपोज अगर ये पेनल्टी डिफॉल्ट जो है वो 110 डेज चलता है, तो कितनी पेनल्टी बन जाएगी, 110 इंटू 1,000, 1,10,000। तो ऐसे केस में ऑफिसर इन डिफॉल्ट को कितनी पेनल्टी पे करनी होगी, ओनली 1 लाख। यानी कि ये अपर लिमिट लगा दी कि वैसे तो 1,000 पर डे की है, लेकिन अगर वो 1 लाख से ऊपर चल जाती है तो मैक्सिमम ऑफिसर इन डिफॉल्ट को कितनी पेनल्टी पे करनी होगी, 1 लाख रुपीस की पे करनी होगी। ऐसे नहीं कि अगर 200 दिन के लिए उसका नॉन कंप्लायंस रहा तो वो 2 लाख रुपए पे करेगा, नो, वो 2 लाख रुपए नहीं पे करने वाला, उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 1 लाख रुपीस की। ठीक है, where no declaration has been filed, where no declaration has been filed by the directors and ROC has reasonable cause to believe that company is not carrying on any business, he may initiate action for removal of the name of company from register of the companies। क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये जो डिक्लेरेशन यहाँ पे फाइल करना था, यहाँ पे ये जो वेरिफिकेशन करना था, अगर कंपनी ने वो नहीं किया, डायरेक्टर्स ने वो काम नहीं पूरा किया, एंड आरओसी को लगता है कि कंपनी कोई बिजनेस कर भी नहीं रही है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, तो ऐसे केस में आरओसी खुद के बेसिस पे डिसीजन ले सकती है कि हम इस कंपनी का नेम रिमूव कर दे फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। क्या बोलना चाह रहे हैं कि देखो ऐसे नहीं है कि आपने आज कंपनी बना दी 1 साल के बाद आप बिजनेस कमेंस कर रहे हो, नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपको फटाफट से अपना बिजनेस कमेंस करना ही होगा, आपको सिर्फ मजाक के लिए कंपनी बना करके हमने नहीं दी है। तो अगर रीजनेबल टाइम में, यहाँ पे कोई टाइम मेंशन नहीं है, अगर रीजनेबल टाइम में डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया जाता है, वेरिफिकेशन के लिए तो 30 डेज है, लेकिन अगर डिक्लेरेशन के लिए कोई टाइम यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो अगर रीजनेबल टाइम में डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया जाता है, एनआरओसी को लगता है कि यहाँ से कोई बिजनेस भी नहीं किया जा रहा है इस कंपनी के थ्रू, तो ऐसे केस में वो एक्शन ले सकती है फॉर द रिमूवल ऑफ द नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी तक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में कि ये कब से कंपनी को कंप्लाई करना पड़ रहा है, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट, कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल। दो चीजें इसमें कंडीशंस थी हमारी कि एक तो आरओ का वेरिफिकेशन होना चाहिए एंड दूसरा क्या होना चाहिए, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन किस चीज का
और किसको देना होता है? CS, CA, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम है उन्होंने वो पैसा पे कर दिया है टू द कंपनी। इन दोनों ही कंडीशंस के साथ कंप्लाई करना होगा। एक कंडीशन फुलफिल हुई, एक नहीं हुई, तो भी आपका काम नहीं चलेगा, दोनों के साथ आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आप अपना डिक्लेरेशन फाइल नहीं करते और आरओसी को लगता है कि कोई बिजनेस भी नहीं किया जा रहा है, तो इस केस में वो एक्शन ले सकती है टू रिमूव द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। पेनल्टी कितनी है इसमें? कंपनी के ऊपर तो कितनी है? 50,000 रुपए की, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे कितनी है? 1,000 ईच डे। मैक्सिमम कितनी है? 1 लाख रुपीज। ठीक है, आगे चले हम नेक्स्ट सेक्शन पे। हाँ जी, अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन कौन सा आ चुका है? सेक्शन नंबर 12, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। RO and verification thereof. Company shall within 30 days of incorporation have a RO and shall furnish verification of it to ROC. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। Following document shall be attached with the form. जब आप अपना ये वेरिफिकेशन के लिए फाइल कर रहे होगे विद द आरओसी कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस बन चुका है, तो उसके साथ आपको कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। अगर वो जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वो आपकी खुद की जमीन, मतलब आपका खुद का ऑफिस है, यू आर ओनिंग दैट ऑफिस, आप खुद ही मालिक हो उस ऑफिस के, तो उस केस में आपको क्या देना होगा? टाइटल डीड ऑफ द प्रीमाइसेस इन द नेम ऑफ द कंपनी। मतलब कि वो कंपनी के नाम पे लीज्ड आउट नहीं है, यानी कि आपने रेंट पर नहीं लिया है, आपने खुद की परचेज्ड जगह है, वो परचेज्ड ऑफिस है, तो इस केस में आपको क्या देना होगा? टाइटल डीड ऑफ दैट प्रीमाइसेस। मतलब कि आपने खरीदा है तो कंपनी के नाम पे अग्रीमेंट होगा ना, परचेज अग्रीमेंट, तो वो आपको देना पड़ेगा। या फिर अगर लीज पर आपने लिया है तो नोटराइज्ड कॉपी ऑफ लीज और रेंट authorized in the name of company along with the copy of rent paid receipt not older than 1 month। यानी कि एक तो आपको लीज अग्रीमेंट देना होगा, उसके साथ आपको जो आप रेंट पे कर रहे हो, तो रेंट जिसको पे कर रहे हो उससे आपको रेंट रिसीट लेकर के वो भी देना होगा, विच शुड नॉट बी ओल्डर देन 1 मंथ। मतलब कि अगर आप दिसंबर में इसको फाइल कर रहे हो तो वो नवंबर तक का मैक्सिमम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने अक्टूबर का दे दिया, अगस्त का दे दिया, नहीं, इतना पुराना नहीं चलेगा। ओल्डर देन 1 मंथ का ही वो रेंट रिसीट होना चाहिए, जो कि आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है। ऑथराइजेशन फ्रॉम द ओनर ऑफ प्रीमाइसेस along with proof of ownership to use it by company as its RO। हमें ओनर से एक ऑथराइजेशन लेटर भी लेना होगा कि हाँ, मेरी जगह को ये लोग एज कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस यूज कर सकते हैं। उसके साथ हमें और भी क्या देना होगा कि उस ओनर की एक्चुअल ओनरशिप उस प्रीमाइसेस पर है या नहीं है, यानी कि जिस ओनर के हमारे पास ऑथराइजेशन आ रहा है वो एक्चुअल ओनर है या नहीं है, तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। तो जो उसके भी परचेज अग्रीमेंट है, परचेज नोट्स है, वो भी हमें साथ के साथ सबमिट करने होंगे टू प्रूव हिज ओनरशिप ओवर दैट प्रीमाइसेस। Proof of ownership of any utility service like telephone, gas, electricity, etc. depicting address of premises in name of owner which is not older than 2 months। साथ के साथ अगर आपका लीज आउट, मतलब कि आप ये 3 पॉइंट्स देखिए, दिस एंड दिस, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे किससे रिलेटेड है? लीज या रेंट से रिलेटेड है। ओन्ड वाले में तो एक था कि आप अपनी टाइटल डीड दे दो, हम मान जाएंगे, लेकिन अगर आपने लीज पे लिया है तो आपको लीज अग्रीमेंट देना होगा, रेंट रिसीट देनी होगी, आपको ऑथराइजेशन लेटर देना होगा, प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ द ओनर वो भी देना होगा। साथ के साथ आपको यूटिलिटी बिल भी सबमिट करने होंगे कि वो जो यूटिलिटी बिल है उस पर किसका नाम आ रहा है, ओनर का नाम आना चाहिए कि हाँ, ये इसी के नाम पे यूटिलिटी बिल्स आ रहे हैं और यही इसका भुगतान भी करता है। ठीक है, तो हमें ये सारे भी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे इन द केस ऑफ लीज और रेंट। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट गिवन है, यहाँ पे 30 डेज का। अगर हम आईएफएससी कंपनी में देखते हैं तो ये 30 डेज की जगह लिमिट कितनी की हो जाती है? 60 डेज की, यानी कि उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है कि वो 60 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन में भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल कर सकते हैं। तो इसका भी वापस से अपन प्रोसीजर बना लेते हैं, क्योंकि अब ये वाला भी एक हमारा मेन सेक्शन है। सेक्शन नंबर 12, रजिस्टर्ड ऑफिस। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? विद इन 30 डेज और 60 डेज। 60 डेज किसमें? आईएफएससी कंपनी में, वेदर पब्लिक और प्राइवेट। फाइल विथ आरओसी, details of RO and its verification।
उसमें हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स और देने होंगे? अगर आपकी ओन्ड प्रॉपर्टी है, तो आपको टाइटल डीड देना होगा। अगर आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है, तो आपको रेंट एग्रीमेंट, नोटराइज्ड कॉपी ऑफ रेंट, मैं वही लिख देती हूँ जो लॉ में एक्चुअल लिखा हुआ है। नोटराइज्ड कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट। और क्या देना होगा? रेंट रिसीट देनी होगी, नॉट ओल्डर देन, नॉट ओल्डर देन 1 मंथ। ठीक है? और क्या देना होगा? ऑथराइजेशन लेटर देना होगा, ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉम ओनर, प्रूफ ऑफ ओनरशिप देना होगा, ऑफ ओनर। एंड हमें क्या लास्ट में देना होगा? यूटिलिटी बिल इन नेम ऑफ ओनर। तो अभी तक हमने फर्स्ट स्टेप में इतने सारे पॉइंट्स ये पढ़े हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट क्या आ जाता है? लेबलिंग। एवरी कंपनी शेल affix its name and address of registered office on outside of every office in a conspicuous position in legible letters। यानी कि कंपनी के जितने भी ऑफिसेज हैं उन सबके बाहर कंपनी का नेम और उसके रजिस्टर्ड ऑफिस का, देखो मल्टीपल ऑफिसेस कंपनी के हो सकते हैं लेकिन उसका रजिस्टर्ड ऑफिस एक ही होगा जिस स्टेट में उसने फर्स्ट टाइम अपना इनकॉर्पोरेशन कराया था। तो भली से ऑफिसेस कितने भी मल्टीपल स्टेट्स में हो जाए, लेकिन जब बाहर उसका बोर्ड लगेगा तो उस पे कंपनी का नेम और कंपनी का ओरिजिनल रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस प्लस ये जो करंट एड्रेस है वो भी लिख सकते हैं। लेकिन दो चीजें मेन है, कंपनी का नेम और उसके रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, ये तो हमें लिखना ही होगा इन अ कॉन्स्पिक्यूअस पोजीशन। कॉन्स्पिक्यूअस पोजीशन का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहां सबकी नजर उस पर पड़े। ऐसे नहीं कहीं छुपा करके बोर्ड लगा दिया, नहीं, ऐसी जगह लगाना होगा जहां पे सबको वो दिखे आराम से एकदम खुला खुला कि अच्छा यहाँ पे इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, कंपनी का नाम ये है। ऐसी जगह पे हमें उसे लगाना होगा इन दी लेजिबल लेटर्स, मतलब कि ऐसी भाषा में लिखना होगा कि सबको समझ में, ऐसे लेटर्स में लिखना होगा, ऐसे नहीं कि कैलीग्राफी में लिख दिया समझ ही नहीं आ रहा लोगों को। प्रॉपर बोल्ड अच्छे लेटर्स में लिखना होगा ताकि सबको इजीली समझ में आए कि ये कंपनी का नेम है और ये कंपनी का एड्रेस है। हैव इट्स नेम engraved in legible characters on its seal if any। अगर कंपनी की कोई खुद की कॉमन सील है, देखो कॉमन सील क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पज इट इज, अगर कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, बाय या सेल करनी है, तो जैसे अगर कोई नॉर्मली इंडिविजुअल पर्सन करता है तो वो तो खुद के सिग्नेचर्स कर लेता है, लेकिन अब कंपनी तो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो सिग्नेचर्स कर नहीं सकती है, तो उसका सिग्नेचर हमें बनाना पड़ता है। वो सिग्नेचर बनाना ही क्या है कि हमने उसकी एक सील बना दी। जैसे हम जनरली देखते हैं ना कि अगर ये एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है तो उसकी इस तरह की हम एक सील बना देंगे जिसमें इस तरह से एक गोला होगा, उसके अंदर लिख देंगे एबीसी लिमिटेड। तो इस तरह की जो वो कॉमन सील बनाई जाती है, अगर कंपनी की वो है
तो उसपे भी नाम एकदम प्रॉपर्ली एनग्रेव होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा है ना, ये एकदम प्रॉपर्ली एनग्रेव्ड, यानी कि प्रॉपर्ली दिखे। जब आप सील लगाओ ना, तब प्रॉपर्ली दिखे कंपनी का नेम। इस तरह से आपको सील पर भी अपनी कंपनी का नाम लिखवाना होगा। लेकिन मैम आपने आगे इफ एनी लिखा हुआ है, बिकॉज अब प्रोविजंस में कॉमन सील का प्रोविजन क्या हो चुका है, वॉलंटरी प्रोविजन हो चुका है। यानी कि अब कंपनी चाहे तो कॉमन सील बना सकती है, नहीं चाहे तो कोई जरूरी नहीं है कि उसकी कॉमन सील हो। यानी कि अब सिर्फ डायरेक्टर्स के बेसिस पे भी कोई भी डॉक्यूमेंट साइन किया जा सकता है, कोई भी अग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया जा सकता है, जिसको किसने ऑथराइज किया होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। अपन आगे पढ़ेंगे लास्ट सेक्शन में, इसी चैप्टर में, कि कोई भी पर्सन को ऑथराइज किया जा सकता है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू एक्ट एज सिग्नेटरी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। एंड अगर वो पर्सन साइन कर देगा, दैट मीन्स कि कंपनी ने साइन किया, एंड वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। दैट्स व्हाई अब कॉमन सील का कॉन्सेप्ट क्या हो चुका है, वॉलंटरी कॉन्सेप्ट हो चुका है। लेकिन अगर कॉमन सील है तो उसपे नाम आपको एनग्रेव कराना होगा इन दी लेजिबल कैरेक्टर्स। आगे क्या लिखा हुआ है, गेट इट्स नेम, get its name, address, SIN number, telephone number, fax number, if any, email, website, printed in all of its business letters, bill heads, letter papers, मतलब जितने भी उसके विजिटिंग कार्ड्स है, बिल हेड्स है, लेटर पेपर्स है, उन सब पे आपको अच्छी तरीके से कंपनी के जितनी भी डिटेल्स हैं, उसका नेम, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस, उसका टेलीफोन नंबर, उसका ईमेल, उसका फैक्स, वो सब की सब डिटेल्स लिखनी होगी। मतलब कि कंपनी के हर डॉक्यूमेंट पे कंपनी की प्रॉपरली डिटेल्स लिखी हुई होनी चाहिए। have its name printed on hundis, promissory notes, bills of exchange and such other documents as may be prescribed। देखो अब ये एक आउटडेटेड या ऑब्सोलीट कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप लोगों ने आई गेस फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा, तो अगर आपके वो हैं ये सब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स, तो उनपे भी आपको कंपनी का नेम प्रिंट कराना होगा। बट एक ऑब्सोलीट कॉन्सेप्ट है, तो आजकल कोई इसकी प्रैक्टिकल फंक्शनैलिटी नहीं है। Where company has changed its name during the last 2 years, it shall paint or affix or print both or all such names। अब ये दो ही केसेस में है। एक तो सारे ऑफिसेस के बाहर नेम लिखा हुआ होना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस का नेम होना, मतलब एड्रेस होना चाहिए। और दूसरा, उसके साथ जितने भी ऑफिशियल पब्लिकेशन है उन पे नाम एंड डिटेल्स होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने लास्ट 2 इयर्स में ही अपना नाम चेंज किया है, तो ऐसे केस में आपको दो नाम लिखने होंगे। यानी कि एवरी ऑफिस के बाहर जो आपका बोर्ड लगेगा, उसमें कंपनी के दो नाम लिखे जाएंगे कि 2 साल पहले हमारा नाम ये था, बाद में ये हो चुका है। जितने भी आपके ऑफिशियल पब्लिकेशन होंगे, उस पर भी आप कंपनी के दो नाम लिखोगे। ये सिर्फ इन ए एंड सी पॉइंट के लिए, ये बाकी पॉइंट्स के लिए नहीं है। यानी कि अगर आपने ये जो कॉमन सील पे आपको नेम लिखना था, एनग्रेव कराना था, उसमें तो आप सिर्फ न्यू नाम करा सकते हो, उसमें पुराना नाम कराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ जो हम ऑफिस के बाहर बोर्ड लगाएंगे एंड जो भी हमारे ऑफिशियल पब्लिकेशन होंगे, उस पर आपको दोनों नाम लिखने होंगे, अगर कंपनी का नेम चेंज हुआ है इन दी लास्ट 2 इयर्स ओनली। ठीक है। In case of OPC, word one person company shall be mentioned in brackets below name of such company wherever its name is printed, affixed or engraved। मतलब जैसे अपन प्राइवेट लिमिटेड लिखते हैं, लिमिटेड लगते हैं, ऐसे ही अगर कोई वन पर्सन कंपनी है तो उसके नीचे ओपीसी ब्रैकेट में या वन पर्सन कंपनी ब्रैकेट में आपको लिखना ही पड़ेगा। Notice INC 22 of every change of situation of registered office after date of incorporation shall be given to ROC within 30 days of change, who shall record the same। कि अगर आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में कोई भी चेंज हो रहा है, तो वो चेंज आपको बताना होगा, किसको बताना होगा, टू आरओसी। कितने दिन में बताना होगा, विद इन 30 डेज। और किस फॉर्म में बताना पड़ेगा, इन फॉर्म INC 22। देखो अभी ये जो चेंज ऑफ आरओ की बात होगी, ये तो बड़ी अपन लंबी करने वाले। सेक्शन 13 पूरा की पूरा किसके बारे में बात करेगा, चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस की बात करेगा। और इसके बाद भी हम जो ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी हमारा चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही है। अभी तो आप इतना से समझ लो, अगर हमारा चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस होता है तो हमें आरओसी को कितने दिन में बताना पड़ेगा, विद इन 30 डेज ऑफ चेंज। कौन से फॉर्म में बताना होगा, INC 22। अब हम चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस की बात कर लेते हैं। तो इसकी भी चार केसेस बनते हैं। चार केसेस कैसे बनते हैं, सबसे पहला तो कि अगर चेंज हुआ है विद इन दी सेम सिटी। अब इसका मैं एग्जांपल लेती हूँ कि मेरे रजिस्टर्ड ऑफिस की स्टेट है राजस्थान, यानी मैं राजस्थान आरओसी के पास रजिस्टर्ड हूँ। और मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस स्पेसिफिकली किस में है, जयपुर में है। जयपुर में भी स्पेसिफिकली अगर मैंने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस ओपन कर रखा है जवाहर नगर में, जस्ट अ एरिया इन अ जयपुर। ठीक है। अब मैं ये चाहती हूँ
कि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस मैं चेंज करना चाह रही हूँ, मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस जवाहर नगर से शिफ्ट करके विद्याधर नगर में। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज तो किया, लेकिन क्या मेरी स्टेट चेंज हुई? द आंसर इज नो। क्या मेरी सिटी चेंज हुई? द आंसर इज नो। मैंने विद इन दी सेम सिटी बस एरिया ही चेंज किया है मेरे रजिस्टर्ड ऑफिस का, मेरी सिटी भी सेम है, मेरी स्टेट भी सेम है, यानी मेरी आरओसी तो कहीं चेंज हुई नहीं है, मेरी सिटी भी चेंज नहीं हुई है। अगर ऐसा केस है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे आपको मेंबर से पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते, बोर्ड अपने बेसिस पे खुद ही चेंज कर लेगा। तो यहाँ पे बोर्ड रेजोल्यूशन हमें पास करना है। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के बाद हमें आरओसी को नोटिस देना होगा विद इन दी 30 डेज। ठीक है। अब दूसरा केस आता है विद इन अ स्टेट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। अब यहाँ पे क्या चेंज होगा मेरे एग्जाम्पल में? सेम एग्जाम्पल ही रखती हूँ कि राजस्थान में मेरी राजस्थान आरओसी में मेरी कंपनी रजिस्टर्ड थी, राजस्थान में मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस था और उसमें स्पेसिफिकली कहाँ था? जयपुर सिटी में था। लेकिन अब मैं चेंज करके इसे लेके जाना चाहती हूँ जोधपुर सिटी में। यानी कि अब क्या हो रहा है, मेरी सिटी चेंज हो रही है लेकिन मेरा स्टेट तो अभी भी सेम है, यानी मेरी आरओसी क्या है? सेम है, इंटैक्ट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? इस केस में आपको मेंबर से पूछना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के बाद आपको क्या करना होगा? नोटिस देना होगा आरओसी को विद इन दी 30 डेज। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड केस। अब थर्ड केस देख लेते हैं, विद इन द सेम स्टेट फ्रॉम वन आरओसी टू अनदर। क्या बोलना चाह रहे हैं ये? इसका स्पेसिफिक एग्जाम्पल हमारे पास महाराष्ट्र का ही है। मैंने आपको जब आरओसी का कॉन्सेप्ट बताया था तब मैंने बोला था कि जनरली हर स्टेट की एक आरओसी होती है, लेकिन जो बड़े स्टेट्स होते हैं जैसे कि महाराष्ट्र, उनमें होते हैं दो आरओसीज और उनको फिर रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ होता है। तो अगर आपका ऑफिस ऐसी जगह है, आई गेस दो आरओसीज, एक तो मुंबई में है, एक पुणे में है, तो पहले आप मुंबई वाले आरओसी में फॉल कर रहे थे और जैसे ही आपने चेंज किया तो जिस जगह पे आपने अपना नया रजिस्टर्ड ऑफिस बनाया वो फॉल कर रहा था पुणे आरओसी में, यानी कि आपका आरओसी तो चेंज हो गया लेकिन आपका स्टेट अभी भी सेम रहा, स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आया। समझ रहे हो आप इस केस को कि मेरा आरओसी चेंज हो गया बाय स्टेइंग इन द सेम स्टेट। ये ऐसे हमारे एक और स्टेट है जो कि काफी बड़ा है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो ये ऐसे दो ही एग्जांपल्स है पूरे इंडिया में, अदरवाइज तो एक स्टेट में एक ही आरओसी है, तो कोई ऐसा अपना केस ही नहीं बन सकता कि स्टेट सेम रहे और आरओसी चेंज हो जाए। बस ये दो ही स्टेट्स है जिनके केस में हमारा आरओसी चेंज हो रहा है लेकिन हमारा स्टेट सेम है। तो इसके केस में आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो सेम है कि हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, लेकिन अब यहाँ पे आरओसी चेंज हो रही है तो इस केस में हमें रीजनल डायरेक्टर की भी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? रीजनल डायरेक्टर के पास एप्लीकेशन फाइल करेंगे। वी आर गोइंग टू अप्लाई टू आरडी। अब आरडी को क्या है ना, 30 दिन के अंदर अंदर चेंज करना है नहीं करना है उसका कंफर्मेशन देना होगा कंपनी को। अगर वो बोलता है कि ठीक है आप चेंज कर लो, तो फिर कंपनी को आरओसी को बताना होगा। कितने दिन में बताना होगा? जब भी कंफर्मेशन आ गया उसके 60 दिन के अंदर बताना होगा कि हमारा चेंज हो चुका है। फिर आरओसी को आगे 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? सर्टिफाई करना होगा ये रजिस्ट्रेशन। देखो जैसे ही रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होता है तो उस केस में आपको वापस से नया फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देना होगा विथ न्यू रजिस्टर्ड ऑफिस नेम एंड एड्रेस। तो ऐसे केस में क्या हुआ यहाँ पे कि अप्लाई करेंगे आरडी के पास, आरडी 30 दिन में बताएगा, 60 दिन में आरओसी को बताएंगे एंड आरओसी 30 दिन में उसको क्या कर देगा? सर्टिफाई कर देगा। क्या लिखा हुआ है? Confirmation of change of registered office shall be communicated within 50 days, 30 days from receipt of application by RD to company.
Company shall file confirmation with ROC within 60 days of date of confirmation. Certify the registration within 30 days from date of filing of such confirmation. ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड केस. अब हमारा लास्ट केस बचता है when state is are changing. मतलब कि जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, मैं राजस्थान स्टेट से उठ के महाराष्ट्र में चली गई, यानी कि मेरा यहाँ पे स्टेट भी चेंज हो गया, मेरी आरओसी भी चेंज हो गई. इसके लिए स्पेसिफिकली हमारे पास सेपरेट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 13, जो कि अपन अभी नेक्स्ट पढ़ने ही वाले हैं. तो हमने 4 केसेस पढ़े हैं. 4 केसेस में हमने क्या देखा, जब हम सेम सिटी में तो बीआर से काम चल जाएगा. जब हम डिफरेंट सिटीज में जा रहे हैं, स्टेट हमारा सेम है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. जब हम सेम स्टेट में हैं लेकिन हमारी आरओसी चेंज हो रही है, तो ऐसे केस में आपको एसआर तो पास करना ही पड़ेगा, आरडी से भी परमिशन लेनी पड़ेगी. उसके बाद हमारा लास्ट केस है व्हेन स्टेट इज चेंजिंग, तो उसके लिए हम सेक्शन 13 को अभी रेफर करते हैं. ठीक है, आगे इसमें पेनल्टी में क्या लिखा हुआ है, कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट shall be liable to a penalty of 1000 for every day during which such default continues up to 1 lakh, यानी 1000 पर डे की, एंड मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 1 लाख रुपीस की. ठीक है, अब सेक्शन नंबर 13 देख लेते हैं अपन. अब हम चेंज इन स्टेट वाले प्रोविजंस भी देख लेते हैं. सेक्शन नंबर 13, ऑल्टरेशन ऑफ एमओए. यानी कि अब इस नेम से भी आप थोड़ा सा अगर हिंट लगा पाओ तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब तक हमारी सेम सिटी में थे, सेम स्टेट में थे, और ये भी हमारा सेम स्टेट का था, तब तक हमारे एमओए में चेंजेस नहीं हो रहे थे. यानी हमारा एमओए इंटैक्ट था. हम एमओए में क्या लिखते हैं, जैसे मैंने आपको रिलायंस का भी दिखाया था कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस इस स्टेट में है. जैसे उसमें लिखा हुआ था आर रजिस्टर्ड ऑफिस इज गोइंग टू बी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. बस इतना सा लिखा हुआ था. लेकिन अब आपका स्टेट ही चेंज हो रहा है, यानी कि आपका जो सिचुएशन क्लॉज है उसमें भी चेंजेस आएंगे. तो यानी कि अगर आप उसमें चेंज करोगे, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू अमेंड योर एमओए. इसलिए वो किसके अंदर कवर हो रहा है, हमारे सेक्शन नंबर 13 में कवर हो रहा है, विच इज गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑल्टरेशन ऑफ एमओए. ठीक है, इसलिए ये एमओए में कवर नहीं हुए थे क्योंकि इनका एमओए में चेंज से कोई भी रिलेशन नहीं है. सबसे पहले अपन इसके बारे में ही पढ़ लेते हैं, चेंज इन आरओ के बारे में, फिर दूसरे क्लॉजेस के लिए पढ़ेंगे. सो ये रहा हमारा चेंज इन आरओ. Alteration of situation clause from one state to another shall be approved by CG. इसको पावर दे दी गई है आरडी को, यानी कि यहाँ पे अप्रूव कौन करेगा, आरडी करेगा. ऑन एप्लीकेशन इन फॉर्म INC 23 अकम्पनीड बाय फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स. आरडी अप्रूव करेगा, लेकिन उससे पहले हमें उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे. क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे उसे, कॉपी ऑफ एमओए विद प्रपोज्ड ऑल्टरेशंस, कॉपी ऑफ मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स, एंड कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन. यानी कि अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कॉपी में समझाऊंगी. ओके, तो अब हमारा क्या है, सेक्शन नंबर 13, ऑल्टरेशन ऑफ एमओए. इसमें भी हम सबसे पहले किसके बारे में बात करने वाले हैं, चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस की. इसका अप्रूवल भी कौन करने वाला है, हमारा आरडी करने वाला है. तो उसके पास हमें पहले सबसे कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होंगे. फाइल डॉक्यूमेंट्स विथ आरडी. क्या डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होंगे, एक तो हमें कॉपी ऑफ एमओए देना होगा विथ प्रपोज ऑल्टरेशन, यानी कि हम सिचुएशन क्लॉज में चेंज कर रहे हैं, तो नया क्लॉज में हम किस स्टेट का नाम लिखने वाले हैं वो हमें लिख करके देना होगा विथ प्रपोज्ड ऑल्टरेशंस. हमें और क्या देना पड़ेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी देनी पड़ेगी. हमें जनरल मीटिंग के बारे में बताना होगा, उसमें जो हमारा एसआर पास हुआ है उसके बारे में हमें बताना होगा. और क्या लिखा हुआ है, कॉपी ऑफ मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स.
मिनट्स ऑफ मीटिंग हमें देने होंगे एंड हमें लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स। लॉ में तो इस तरह से हमारा प्रोसीजर शुरू हुआ है, लेकिन इसे हम अपने लैंग्वेज के लिए, अपने समझने के लिए ब्रेक डाउन करें तो सबसे पहले अगर हमें चेंज करना है तो पहले हम क्या पास करेंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, यानी पहले डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे कि हमें चेंज करना है। उसके बाद वो किसके पास जाएंगे, मेंबर्स के पास जाएंगे। किसमें जाएंगे, जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग में क्या पास होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर हम कोई भी ऑल्टरेशन कर रहे हैं एमओए में या एओए में, वो हमेशा स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू ही होगा। और अगर हमें एओए में स्पेशल रेजोल्यूशन से भी ऊपर का अगर लिमिट चाहिए तो उसमें हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट लगाएंगे। अभी के लिए जनरल हमारा क्या है कि हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। और जब ये दोनों काम हो जाएंगे उसके बाद फिर हम किसे करेंगे, अप्लाई करेंगे आरडी के पास। तो हमारे पास बोर्ड रेजोल्यूशन भी होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन भी होगा, मिनट्स ऑफ मीटिंग भी होंगे, ये सब हमें फाइल करना पड़ेगा विद दी आरडी। तो जो हमारा एक्चुअल प्रोसेस है ना, वो तो यहाँ बोर्ड रेजोल्यूशन से शुरू हो रहा है, लेकिन लॉ में किस तरह से लिखा है, डायरेक्टली विद दी फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विद दी रीजनल डायरेक्टर। तो आपको क्या-क्या देना होगा, एमओए की कॉपी देनी होगी, बीआर देना होगा, एमओएम देना होगा। ये लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स क्यों देना है मैम, ये तो पहली बार ही हम देख रहे हैं। आपका पूरा स्टेट ही चेंज हो रहा है एंड जिस स्टेट में आप पहले वर्क कर रहे थे वहां के आपके क्रेडिटर्स हो सकते हैं जिनको अभी आपको पैसा देना बाकी है। आपने अगर लोन उठा रखा है या फिर आपके डिबेंचर्स आपने रेस कर रखे हैं, तो ऐसे केस में वो जो सारे लोग होंगे वो उसी लोकेलिटी के होंगे, उसी स्टेट के होंगे। अब आप अचानक से अपना स्टेट चेंज कर लोगे तो वो कैसे आपको पकड़ेंगे, कैसे अगर आपने उनका डिफॉल्ट कर दिया तो कैसे आपसे पैसा निकलवाएंगे, क्या बार बार आपकी दूसरी स्टेट में आके आपसे पैसा मांगते रहेंगे, उनके लिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा ये काम करने। तो इसलिए पहली आरडी मांग रहा है कि तुम पहले ही बता दो कि तुम्हारे कितने लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स है, ताकि हम देख लें कि तुम्हारी कितनी लाइबिलिटी है एंड इसको पहले ही पे ऑफ करा दे ताकि उनको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये लिस्ट मांगी जा रही है। आगे क्या लिखा हुआ है, अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलना चाह रहे हैं, द कंपनी नॉट मोर देन 30 days बिफोर, यानी 30 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, बिफोर डेट ऑफ फाइलिंग द अबव एप्लीकेशन shall advertise in form INC 26 in vernacular newspaper in the district and in English newspaper। अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं, वापस अपन टाइम फ्रेम से समझते हैं। सपोज हमारा बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ था 1 जनवरी को, हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ 2 जनवरी को। सेकेंड 2 जनवरी को एंड हमने अप्लाई किया आरडी के पास 10 जनवरी को। अब वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि आप ये एप्लीकेशन से पहले 30 दिन मैक्सिमम पुराना हो सकता है, मैक्सिमम 30 days बिफोर। यानी कि हमारे पास क्या डेट आ जाती है, अगर मैं 10 जनवरी से काउंट करती हूँ तो हमारे पास अराउंड डेट आ जाती है 12 दिसंबर की। 12 दिसंबर की आएगी, नहीं सॉरी, नहीं नहीं, यस यस, 12 दिसंबर। इसे ईयर भी कर लेते हैं, 26 26 26 एंड ये 25। यानी हमारा कितना पुराना हो सकता है, 12 दिसंबर 25 तक का ही पुराना हो सकता है। क्या करना है हमें, एडवर्टाइज करना है कि हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हैं। किसमें एडवर्टाइज करना होगा, सेम एडवर्टीजमेंट का आप हर जगह सेम देखोगे, पूरा कंपनीज एक्ट आप छान लोगे ना, उसमें हमेशा सेम चीज लिखी हुई होगी कि एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में होगा, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में होगा, और अगर वेबसाइट है तो कंपनी के वेबसाइट पे भी कर देंगे। ये बिल्कुल सेम चलने वाला है हर जगह, जहां पे भी न्यूज़पेपर की बात होगी, एक वर्नाकुलर, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड वेबसाइट ऑफ द कंपनी इफ एनी। ठीक है, तो अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, the company not more than 30 days before date of filing the above application shall advertise in form INC 26 in vernacular newspaper in the district and in English newspaper। आप इसके आगे वेबसाइट वाला पॉइंट भी लिख सकते हो, that because that is a common point जो हर प्रोविजन में यूज किया जाता है। Before passing the order, CG shall satisfy itself alteration has the consent of creditors, debenture holders and other persons of the company। अब यहाँ पे CG लिखा हुआ है, लेकिन हमने पावर ऑलरेडी किसको दे दिया, आरडी को दे दिया, यानी कि यहाँ पे भी कौन देखेगा, कौन किसकी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, आरडी की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। किस चीज में सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, कि जितने भी हमारा ऑल्टरेशन ये हो रहा है रजिस्टर्ड ऑफिस में,
उसका कंसेंट है। किसका कंसेंट है? क्रेडिटर्स का, डिबेंचर होल्डर्स का एंड अदर पर्संस ऑफ द कंपनी। मतलब कि जितने भी स्टेक होल्डर्स है कंपनी के, जिनको पैसा लेना है कंपनी से, उन सबकी कंसेंट है कि हाँ ठीक है, हम हाँ करते हैं कि ये अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकते हैं फ्रॉम दिस स्टेट टू दिस स्टेट। Sufficient provision has been made for discharge of all its debts or obligations। अब ये कैसे लिखे हुए? और करके लिखे हुए, यानी इनमें से कोई एक भी पॉइंट सफिशिएंटली कंप्लाई हो गया तो आरडी इस कन्वर्जन को एक्सेप्ट कर लेगा। या तो आपने ऑल्टरेशन के लिए आपके पास कंसेंट है फ्रॉम द क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स, या फिर आपने उनके पैसे के लिए ऑलरेडी प्रॉपर प्रोविजन बना दिया, ऑलरेडी बैंक अकाउंट में उतना पैसा रिजर्व करके रख दिया कि ये तो सिर्फ इन्हीं को ही दिया जाएगा और किसी काम में यूटिलाइज नहीं किया जाएगा। या फिर एडिक्वेट सिक्योरिटी हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर सच डिस्चार्ज, या फिर उन क्रेडिटर्स, उन डिबेंचर होल्डर्स के नाम पे आप ऑलरेडी एक सिक्योरिटी चार्ज कर चुके हो। आगे अपन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। अगर कंपनी के पास कोई एसेट है, कंपनी के पास सपोज अगर 1 करोड़ की कोई एफडी थी और उनको डिबेंचर होल्डर्स और इन सबको मिला करके देने थे 90 लाख रुपए, तो उन्होंने वो जो 1 करोड़ की एफडी थी वो किसके नाम पे कर दी? किसका चार्ज बना दिया कि ये एफडी किसके यूज होने वाली है? इन क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स के, यानी कि सिक्योरिटी क्रिएट कर दी कि ये एफडी किसके यूज होगी? सिर्फ इन डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स के नाम पे ही यूज होगी। तो 3 ऑप्शन है, या तो कंसेंट ले लो, या तो उनके लिए पैसा ऑलरेडी सिक्योर करके रख दो, या फिर सिक्योरिटी क्रिएट कर दो। अगर इन तीनों में से कुछ हो गया, आरडी सेटिस्फाई हो जाएगा एंड देन वो आपके कन्वर्जन को एक्सेप्ट कर लेगा। CGRD shall dispose of the application within 60 days। आपको 60 डेज के अंदर, आरडी को 60 डेज के अंदर अंदर एप्लीकेशन को ओवर करना होगा, यानी अपना जजमेंट देना होगा कि एक्सेप्ट कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, कुछ भी। Company shall file certified copy of order of CG with ROC in form INC 28 within 30 days of receipt of order। ROC shall issue fresh certificate of incorporation। जैसे ही आपके पास ऑर्डर आ जाएगा कि ठीक है आरडी ने अप्रूव कर दिया है, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप किसको बताओगे? आरओसी को बताओगे एंड देन आरओसी आपको क्या दे देगा? फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा प्रोसेस इन द केस ऑफ चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ठीक है, अब अपने बाकी के भी केसेस देख लेते हैं इन दी ऑल्टरेशन ऑफ एमओए। अब देखो जनरल पॉइंट क्या लिखा हुआ है? एमओए कैन बी ऑल्टर्ड बाय एसआर। कंपनी शैल फाइल एसआर विद दी आरओसी। मतलब आपको एमओए में कोई भी चेंज करना है, किसी भी क्लॉज में चेंज करना है, तो कैसे कर सकते हो? बाय पासिंग दी स्पेशल रेजोल्यूशन, और वो स्पेशल रेजोल्यूशन आपको आरओसी के पास भी फाइल करना पड़ेगा। अब आगे क्या लिखा हुआ है? नेम चेंज शैल बी डन बाय अप्रूवल ऑफ सीजी आरओसी। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो पावर किसको दे दी गई है? आरओसी को दे दी गई है। रजिस्टर्ड ऑफिस के केस में किसके पास थी? रीजनल डायरेक्टर के पास थी। तो हर जगह सीजी ने अपने अकॉर्डिंग की सीजी काम नहीं करेगी, उसने रीजनल डायरेक्टर को या आरओसी को ऑलरेडी पावर्स डेलीगेट कर दी है। In Form INC 24, no need of approval if change is only addition deletion of the word private। अगर कोई कंपनी प्राइवेट से पब्लिक हो रही है, पब्लिक से प्राइवेट हो रही है, यानी सिर्फ वर्ड जो प्राइवेट है वो तो ऐड हो रहा है, डिलीट हो रहा है, उसे हम चेंज इन एमओए नहीं मानेंगे। अगर सिर्फ इतना सा एडिशन डिलीशन होने लगा तो पता नहीं कितनी एप्लीकेशन आ जाएंगी आरओसी के पास कि हमारा नेम क्लॉज में चेंज हो रहा है, हमारे नेम क्लॉज में चेंज हो रहा है। ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है कि अगर कोई कंपनी प्राइवेट से पब्लिक हो रही है या फिर वो लिस्टेड भी होने जा रही है, तो उसमें तो ऑब्वियसली उसके नाम के आगे प्राइवेट वर्ड हटेगा। तो ऐसे केस में हम उसे क्या नहीं मानेंगे? नेम चेंज नहीं मानेंगे, उसको हम चेंज इन एमओए की तरह कंसिडर नहीं करेंगे, यानी कि ऐसे केस में हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की भी जरूरत नहीं है। अब नोट में क्या लिखा हुआ है? चेंज ऑफ नेम नॉट अलाउड टू कंपनी। चेंज ऑफ नेम नहीं हो सकता कुछ कंपनीज का। कौन सी कंपनीज का? जिन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करे विद द आरओसी, या फेल टू पे और रीपे मेच्योर डिपॉजिट्स, यानी अगर उन्होंने मेंबर से या पब्लिक से डिपॉजिट्स ले रखे हैं, यानी पैसा ले रखा है, तो डिपॉजिट्स को उन्होंने रीपे नहीं करा है, या फिर उनके ऊपर का जो इंटरेस्ट होता था वो नहीं पे करा है, या फिर अगर डिबेंचर्स रेज कर रखे हैं तो वो पैसा पे नहीं किया, या फिर उसके ऊपर का इंटरेस्ट पे नहीं किया। यानी इन दोनों कामों में से अगर आपने कोई एक काम नहीं किया या दोनों ही काम नहीं किए, तो इस केस में आप अपना नेम चेंज नहीं कर सकते हो अनटिल आप इसको रेक्टिफाई नहीं कर दो। जैसे ही आप रेक्टिफाई कर दोगे फिर आप अपना नाम चेंज कर सकते हो। ROC shall enter new name in register in place of old name and issue fresh certificate of incorporation in Form INC 25। Such change in name shall be complete and effective only on issue of such certificate। तो जैसे ही आप रिक्वेस्ट करोगे उसके बाद आरओसी आपके न्यू नेम को रजिस्टर कर देगा इन द रजिस्टर ऑफ कंपनीज एंड आपको क्या दे देगा? न्यू फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एंड आपका न्यू नेम कब से इफेक्टिव होगा? जिस दिन आपका नया सर्टिफिकेट आ जाएगा। नए सर्टिफिकेट का जो डेट होगा ना, तब से आपका न्यू नेम भी इफेक्टिव हो जाएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी। अब आपको आपके नेम में रेक्टिफिकेशन करना है। अब रेक्टिफिकेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो कंपनी खुद ही कराना चाहे, या फिर
ऑर्डर आने की वजह से कंपनी को नेम चेंज करना पड़े। ऑर्डर कहाँ से आएगा? सीजी की तरफ से आएगा। अब क्यों आएगा वो भी अपन देख लेते हैं। बेसिकली ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 16। लेकिन ये कहीं ना कहीं ऑल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज से रिलेटेड है, तो अपन इसको साथ के साथ ही पढ़ने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है? Where CG, regional director, is of the opinion that name of company is identical or with too clearly resembles to the name of existing company or already registered trademark। क्या बोलना चाह रहे हैं? अपन ने जब नेम क्लॉज के बारे में पढ़ा था तब अपन ने देखा था कि कंपनी का नाम क्या नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, रिजेंबल नहीं करना चाहिए, सीजी से मिलना नहीं चाहिए, सीजी की स्कीम से नहीं मिलना चाहिए, ऑफेंसिव वर्ड नहीं होना चाहिए। ये सब पॉइंट्स अपन ने देखे थे। तो उसमें आप बोल रहे हैं कि अगर आपका नेम आइडेंटिकल है, मतलब कि एक बार तो हमने ये पढ़ा कि क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वही कर दिया यानी कि कंपनी का नेम क्या है? आइडेंटिकल है या रिजेंबल है। किससे रिजेंबल है, आइडेंटिकल है? विद द एग्जिस्टिंग कंपनी या फिर कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से। देखो ट्रेडमार्क, पेटेंट ये क्या होता है? अगर किसी ने कोई रिसर्च करी है एंड रिसर्च करके कुछ बनाया है, उसका जो नाम है उसी नाम के बेसिस पे आपने अपनी कंपनी का नाम रख दिया, तो इससे क्या लगेगा कि ये जो ट्रेडमार्क है वो भी इस कंपनी का है। बट ऐसा तो है नहीं, वो ट्रेडमार्क तो किसी थर्ड पर्सन का है ना। तो ऐसे केस में अगर वो थर्ड पर्सन आके बोलता है आरडी को कि मेरे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के नेम के बेसिस पे इन्होंने अपनी कंपनी का नाम रख दिया, इसको चेंज करवाओ, तो भी इस केस में आरडी बोल सकती है कंपनी को कि अपना नाम चेंज करो। एग्जिस्टिंग कंपनी के नेम के केस में तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर ट्रेडमार्क का भी सेम नाम रख दिया तो उस केस में भी चेंज करना पड़ेगा। मे ऑन इट्स ओन और ऑन एप्लीकेशन बाय प्रोप्राइटर ऑफ ट्रेडमार्क, मतलब अगर ये इसका जो प्रोप्राइटर होगा ट्रेडमार्क का, उसने आरडी को बोला कि ये नाम सिमिलर है, इसको चेंज कराओ, तो उस केस में देन इट मे डायरेक्ट कंपनी टू चेंज इट्स नेम। यानी कि अगर एग्जिस्टिंग कंपनी से मिल रहा है या ट्रेडमार्क से मिल रहा है और इसकी एप्लीकेशन किसने करी है? प्रोप्राइटर ऑफ ट्रेडमार्क ने करी है, तो ऐसे केस में हमारा ये जो आरडी भाई साहब है, ये कंपनी को बोल सकता है कि अपना नाम आप चेंज करो। एप्लीकेशन बाय प्रोप्राइटर शैल बी मेड विद इन 3 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। अभी यहाँ पे एक लिमिटेशन लगाई गई है कि सपोज कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1 जनवरी 2024 को। अब 3 साल इसके कब पूरे हो गए? 31 मार्च 2027, 25, 26, 27, यस। तो 3 साल इसके कब कंप्लीट होंगे? 31 मार्च 2027। 3 साल कंपनी को बने हुए हो चुके हैं। स्टिल जो प्रोप्राइटर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क था उसको पता नहीं चला कि उसके ट्रेडमार्क के सिमिलर नेम से कंपनी चल रही है। अगर उसको 3 साल में भी पता नहीं चला ना, तो अब तो तू भूल जा। यानी कि तुझे अगर एप्लीकेशन करनी है आरडी को कि ये सेम नेम से है, इसका नाम चेंज कराओ, तो वो विद इन 3 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन होनी चाहिए। भाई जब कंपनी नई नई बनी है तब तो उसका नाम चेंज करा दोगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन कंपनी बन चुकी है, 3 साल से अपना बिजनेस कर रही है, तब तुम बोल रहे हो कि नाम चेंज करो, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर तुम 3 साल के बाद जागते हो तो उस केस में तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब तो कंपनी बन चुकी है, उसका यही नाम है और इसी नाम से वो चलती रहेगी। एग्जिस्टिंग कंपनी के केस में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है, बिकॉज एक नाम से दो कंपनियां नहीं चल सकती हैं। तो वो तो कितने भी साल हो जाए तो भी वो तो नाम चेंज करना पड़ेगा ही। ये सिर्फ ट्रेडमार्क के केस में कि प्रोप्राइटर को ध्यान रख के 3 साल के अंदर ही नेम चेंज की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। आगे क्या लिखा हुआ है? कंपनी शैल चेंज इट्स नेम, कंपनी शैल चेंज इट्स नेम विद इन 3 months फ्रॉम इशू ऑफ द डायरेक्शन। मतलब कि जब आरडी ने बोला कि नाम चेंज करो, उसके 3 महीने के अंदर अंदर उसको नाम चेंज करना पड़ेगा। आफ्टर अडॉप्टिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन फॉर द पर्पस। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि वैसे तो हमें मेमोरेंडम में चेंज करने के लिए क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, आरडी ही बोल रही है कि नाम चेंज करो। तो ऐसे केस में क्या बोला हमने कि अगर सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास कर लिया तो भी चलेगा। भाई मेजोरिटी लोगों से फटाफट अप्रूवल लो और इस काम को खत्म कर दो। स्पेशल रेजोल्यूशन में 75% लोगों की हाँ चाहिए, उसे छोड़ो नहीं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो और फटाफट नेम चेंज कर लो। Further, company after changing its name shall give notice of change to ROC along with order of CG within 15 days from date of change। जैसे ही नाम चेंज कर लोगे, कंपनी को क्या, आरओसी को बताना होगा कि हमने अपना नाम चेंज कर लिया है, along with the order of RD, कि आरडी ने बोला था नाम चेंज कर लो, तो इसलिए हमने नाम चेंज किया है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हमारा ये है, और कितने टाइम में बताना होगा? विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज। ROC on receipt of notice shall carry out necessary changes in the certificate of incorporation and the memorandum। यानी कि जैसे आरओसी को पता चलेगा वो न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देंगे, मेमोरेंडम में चेंज करेंगे। इफ कंपनी इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी डायरेक्शन, यानी कि 3 महीने में ये चेंज नहीं किया,
CG shall allot new name to company and ROC shall enter new name in register of companies in place of old name and issue fresh certificate of incorporation. यानी कि अभी क्या हो जाएगा, फोर्स्ड चेंज हो जाएगा. अभी तक तो यहां पे तो कंपनी बोल रही थी अपने हिसाब से देख लो, अपने हिसाब से देख लो, 3 महीने में जो तुम्हें नाम पसंद हो अपने हिसाब से चेंज कर लो. लेकिन अगर तुमने 3 महीने में काम नहीं किया तो उसके बाद जो नाम सीजी देगी यानी आरडी देगा वही नाम तुम्हें रखना पड़ेगा. यानी फिर पूछेगा नहीं आरडी कि ये नाम रखूं ये नाम नहीं रखूं, वो नाम रख देगा और वही नाम के साथ क्या करेगा, आरओसी उसे एंटर कर देगा इन द रजिस्टर ऑफ कंपनीज और उसी नाम से क्या दे देगा, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. यानी तुम्हारे पास अपना नाम खुद चूज करने के लिए 3 महीने हैं, तुमने नहीं किया तो फोर्स नेम मिलेगा फ्रॉम दी आरटी. ठीक है, तो ये था हमारा चेंज इन नेम ऑफ कंपनी में. सबसे पहले तो हमने जनरली में क्या पढ़ा था कि एसआर पास करना होता है, लेकिन अगर ऑर्डर किससे आया है, आरडी के थ्रू आया है, बिकॉज आपका नेम क्या था, आइडेंटिकल या रिजेंबल था विद द एग्जिस्टिंग कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, एंड प्रोप्राइटर ने 3 साल के अंदर अंदर ही एप्लीकेशन फाइल कर दी थी, तो ऐसे केस में आपको 3 महीने के अंदर अंदर अपना नेम चेंज करना पड़ेगा विद ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. अगर 3 महीने में आपने ऐसा नहीं किया तो उस केस में आपको एक फोर्स नेम मिलेगा फ्रॉम दी आरडी एंड आरओसी उसी नाम से आपको न्यू फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी दे देगा. ठीक है. एंड हाँ, अपन ने ये पॉइंट भी पढ़ा था कि कंपनी अपना नेम चेंज किस केस में नहीं कर सकती, अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करे या फिर आपने डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर्स का पैसा और उसके ऊपर का इंटरेस्ट पे नहीं किया है तो. ठीक है, आगे देख लेते हैं हम. ये तो हमारे नेम क्लॉज की बात हो गई. सिचुएशन क्लॉज की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अब आता है नीचे हमारा चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज. Change in object clause क्या लिखा हुआ है उसमें, where company has raised money from public through prospectus and has any unutilized amount out of money so raised can change objects for which company money so raised is to be applied only after passing special resolution through postal ballot. अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा आपको लिख के समझाती हूँ ये. हाँ जी, देखो ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर कंपनी क्या बिजनेस में डील कर सकती है उसके बारे में लिखा हुआ होता है. करेक्ट. अब प्रोस्पेक्टस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, प्रोस्पेक्टस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि कंपनी जब पब्लिक के पास जाती है टू सब्सक्राइब देयर सिक्योरिटीज, तो उस केस में कंपनी को कुछ अपनी डिटेल्स बतानी पड़ती है जनरल पब्लिक को. अपने रेवेन्यू के बारे में बताना पड़ता है, अपने प्रॉफिट के बारे में बताना पड़ता है, अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना पड़ता है, अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के बारे में बताना पड़ता है और अदर डिटेल्स भी देनी होती है. जिस डॉक्यूमेंट में ये सारी डिटेल्स दी जाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस बोलते हैं. करेक्ट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. अब आगे मैं इधर जो भी लिख रही हूँ ना वो आपको नोट डाउन नहीं करना, आपको सिर्फ समझना है. ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस कहते हैं. अब इसी डॉक्यूमेंट में एक डिटेल हम और देते हैं. क्या डिटेल देते हैं कि कंपनी क्या बिजनेस के लिए आपके पैसे को यूज करने वाली है. व्हाट बिजनेस योर मनी इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय द कंपनी. हाँ जी, तो मैं क्या बोल रही थी कि इस डॉक्यूमेंट में कंपनी ये भी बताती है कि आपका पैसा किस बिजनेस में यूज होने वाला है. अब इसमें ये जो बिजनेस के बारे में लिखेंगे ऑब्वियसली वो विद इन दी ऑब्जेक्ट क्लॉज होना चाहिए. आउटसाइड द ऑब्जेक्ट क्लॉज जाके तो कंपनी कोई बिजनेस के बारे में लिख नहीं सकती अपने प्रोस्पेक्टस में. उन्हें अंडर द पावर्स ऑफ एमओ ही रहना पड़ेगा, उसके बियॉन्ड तो वो जा नहीं सकते. यानी कि ये किससे मिलता जुलता होगा, हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो बिजनेसेस लिखे हैं उसी से रिलेटेड होगा. तो अब क्या केस हो रहा है, इन्होंने पैसे मंगाए, सपोज 100 करोड़ रेज किए थे. उसमें से जो बिजनेस लिखा हुआ था यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ. ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. लेट्स कीप द सेम एग्जाम्पल ओनली.
हमारा बिजनेस क्या था? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का। 100 करोड़ रेस किए थे, 70 करोड़ तो इसी बिजनेस के लिए यूज हो गए, मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए हमने यूज कर लिए। अब क्या है? 30 करोड़ बचे हुए हैं। लेकिन अब मैनेजमेंट, मेंबर सब सोच रहे हैं कि यार फ्रूट्स का बिजनेस भी कर लेना चाहिए। लेकिन क्या इस पैसे को डायरेक्टली वो फ्रूट्स के बिजनेस में यूज कर सकते हैं? द आंसर इज नो। जनरल पब्लिक ने आप पे भरोसा करके, आपके रेवेन्यू को देख के, आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव को देखते हुए आपको पैसे दिए थे, जिसमें लिखा हुआ था साफ कि आप किसमें डील करोगे? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में। तो आप डायरेक्टली उनका पैसा फ्रूट्स बिजनेस में यूज नहीं कर सकते हो। और अगर आप ऐसा करोगे तो पहले आपको उस जनरल पब्लिक को, जो कि आपकी क्या है, शेयर होल्डर है, उन्हें बताना होगा कि हम आपके पैसे को इस पर्टिकुलर बिजनेस में यूज करने की सोच रहे हैं। क्या आपको सही, आपकी इसमें अप्रूवल है? अगर वो बोलते हैं कि यस हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है, उनके पैसे को आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर किसी का भी इस पे आता है कि नहीं, नो, मेरे पैसे को आप इसके लिए यूज नहीं कर सकते हो, और उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने दिए थे 1 करोड़ रुपए, तो प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, इनको क्या करना पड़ेगा? ये जो हमारा डिसेंटिंग शेयर होल्डर है, जिसने नो बोला है, हम क्या बोलेंगे? डिसेंटिंग शेयर होल्डर, कि इसने मना कर दिया, इसने डिसेंट कर दिया, डिसेंटिंग शेयर होल्डर। इसको एक ऑप्शन देना होगा। कौन ऑप्शन देगा? प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स देंगे कि वो विड्रॉ कर ले, यानी वो अपने शेयर्स किन्हें बेच दे? इन्हें बेच दे, और ये 1 करोड़ रुपए इसको वापस से लौटा देंगे। समझ में आया आपको? एक बार अपन अब पढ़ते हैं लैंग्वेज क्या लिखी हुई है। Where company has raised money from public through prospectus and has any unutilized amount, 30 करोड़ रुपए, out of money so raised can change objects for which money so raised is to be applied only after passing special resolution through postal ballot। ये postal ballot क्या होता है ये अपन आगे समझेंगे, अभी इतना समझ लो कि हमें special resolution के थ्रू ये चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स को अप्रूव कराना होगा। लेकिन अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो रहा है, यानी कि 75% लोग हाँ कर रहे हैं, लेकिन स्टिल मैक्सिमम हो सकता है ना कि 25% लोग हों जो कि क्या हो, हमारे डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, उनको हमें ऑप्शन देना होगा। ऑप्शन कौन देगा? प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स। क्या है अब लिखा हुआ? एडवर्टीजमेंट ऑफ चेंज इन ऑब्जेक्ट शैल बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर इंग्लिश एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर एंड होस्टेड ऑन द वेबसाइट। मतलब देखो वो चेंज का हमेशा ही जब भी हमें पब्लिश करना होगा, वर्नाकुलर, इंग्लिश एंड वेबसाइट। dissenting shareholder shall be given opportunity to exit by the promoters, sorry मैं directors गलत word यूज कर रही थी, only promoters ऑप्शन देंगे dissenting shareholders को। कितने मैक्सिमम शेयर होल्डर्स हो सकते हैं? मैक्सिमम 25%, बिकॉज एटलीस्ट हमें 75% की हाँ तो चाहिए ना, इट्स अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं हमारे डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स? मैक्सिमम 25%। उन्हें हमें एग्जिट ऑप्शन देना होगा। कौन देगा उसे? प्रमोटर्स देंगे। ROC shall register the alteration within 30 days from date of filing the SR। एंड जैसे ये सब कुछ हो जाएगा, एग्जिट ऑप्शन दे दिया जाएगा, जिसका एग्जिट होना था वो हो जाएगा, उसके फिर 30 दिन के अंदर अंदर क्या करेंगे, यानी कि ये SR जब फाइल हुआ है उसके 30 दिन के अंदर अंदर ये सारे काम भी हो जाने चाहिए, एंड ROC इस ऑल्टरेशन को भी क्या करेगा? रजिस्टर कर लेगा। तो ये है हमारा पूरा प्रोसेस अबाउट चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज। ठीक है, तो यही था हमारे सेक्शन में। आप बोलोगे मैम क्लॉजेस तो 6 थे, आपने हमें सिर्फ 3 पढ़ाए, एक नेम क्लॉज के बारे में बताया, एक सिचुएशन क्लॉज के बारे में, एक ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में। बाकी क्लॉजेस का क्या है? बाकी क्लॉजेस का जनरल है कि उनमें कोई भी चेंज करना है, कैसे चेंज होगा? आफ्टर पासिंग दी स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सेक्शन हो चुका है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन नंबर 14 विच टॉक्स अबाउट ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। देखो अगर हमें आर्टिकल्स में भी कोई भी अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। Alteration includes having the effect of conversion of private to public company and vice versa. Such alteration shall not be valid unless approved by CG on an application made। अब मैं अगर थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाऊं, जब मैं आपको चेंज अमेंडमेंट्स इन मेमोरेंडम पढ़ा रही थी तब मैंने आपको यहाँ नेम क्लॉज में एक बात बताई थी। There it is, yes, no need of approval if change is only addition deletion of the word private। यानी कि मेमोरेंडम में अगर आप कोई चेंज करा रहे हो इन दी नेम क्लॉज, और उसमें सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? प्राइवेट वर्ड का, यानी कि या तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक हो रही है या पब्लिक कंपनी प्राइवेट बन रही है, यानी एडिशन डिलीशन ऑफ प्राइवेट वर्ड ही है। तो ऐसे केस में हम उसे क्या बोलते हैं? चेंज इन मेमोरेंडम नहीं मानते हैं।
लेकिन चेंज तो हो रहा है ना। अगर मेमोरेंडम का चेंज नहीं मान रहे हैं उसे, तो उसे हम फिर कहाँ शिफ्ट कर दिए, आर्टिकल्स का चेंज मान लिया उसे, कि हमारी कंपनी प्राइवेट से पब्लिक हो रही है, पब्लिक से प्राइवेट हो रही है, तो ऐसे केस में ये चेंज क्या है हमारा, चेंज इन आर्टिकल्स। और अगर आपको अपने चेंज इन आर्टिकल्स भी करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने से काम नहीं चलेगा। इन द केस ऑफ चेंज ऑफ पब्लिक टू प्राइवेट एंड प्राइवेट टू पब्लिक, उसमें आपको सीजी से भी एप्लीकेशन लेनी पड़ेगी। लेकिन सीजी की भी पावर किसको डेलीगेट हो चुकी है, रीजनल डायरेक्टर को। आपको रीजनल डायरेक्टर को आफ्टर पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, और उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे। क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, यहाँ पे देखो, वापस लाइन पढ़ाती हूँ। ऑल्टरेशन इंक्लूड्स हैविंग द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी एंड वाइस वर्सा। Such alteration shall not be valid unless approved by CG on an application made within 60 days from date of passing the special resolution. Be filed with RD in form RD1 and accompanied by following documents. अब documents क्या क्या है, copy of memorandum and articles with proposed alteration। ये तो हमने कहीं पहले भी पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था हमने, ये रहा। जब हम चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस की बात कर रहे थे तब हमने ये 4 डॉक्यूमेंट्स देखे थे। प्रपोज्ड ऑल्टरेशन, कॉपी ऑफ मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, कॉपी ऑफ बीआर एंड लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स। तो इसमें ये जो 2 ऑप्शंस हैं ये तो सेम ही हमारे जाएंगे, क्या है? कॉपी ऑफ एमओए एओए विद प्रपोज्ड ऑल्टरेशंस, कॉपी ऑफ मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग एंड कॉपी ऑफ बीआर। यानी कि ये 3 तो आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर भी देने होंगे। यानी कि हमारा प्रोसेस स्पेशल रेजोल्यूशन से शुरू नहीं हुआ है, यहाँ पे भी हमारा प्रोसेस कहाँ से शुरू हुआ है, पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, फिर आरडी के पास एप्लीकेशन की जाएगी अलोंग विथ 4 डॉक्यूमेंट्स। अब वो डॉक्यूमेंट्स हमारे क्या है, एमओए एओए प्रपोज्ड ऑल्टरेशन के साथ जनरल मीटिंग के मिनट्स ऑफ मीटिंग एंड बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी। एक हमारे पास एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहा है, डिक्लेरेशन बाय केएमपी रिगार्डिंग कंप्लायंस विद द एक्ट। यानी कि हम ये जो ऑल्टरेशन कर रहे हैं उसमें इस एक्ट की, यानी कंपनीज एक्ट 2013 की जो भी रिक्वायरमेंट थी उसके साथ हमने कंप्लाई किया है, ऐसा लिखकर कौन देने वाला है, इस बार केएमपी देंगे। इस बार सीएस सीएमए प्रैक्टिस वो नहीं देंगे, इस बार केएमपी लिख करके देंगे। मैम ये केएमपी क्या होता है, की मैनेजेरियल पर्सन। अब आप नीचे देखोगे तो आपके नोट में आपको कुछ डेफिनेशंस दिखेंगी, यहाँ पे लिखी हुई नहीं है। लेट मी जस्ट गो टू दी नोट्स एंड यहाँ से मैं आपको रीड कराती हूँ, आपको तो आपके बुक में लिखी हुई मिल रही होंगी। तो सबसे पहले आता है हमारा के मैनेजेरियल पर्सन विच वी कॉल एज केएमपी। कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, सेक्शन 251, मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 51। क्या मतलब है केएमपी का, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर ऑफ द कंपनी, कंपनी सेक्रेटरी, अगर कंपनी में खुद में एम्प्लॉय है तो सीएस इन प्रैक्टिस की बात नहीं हो रही, एम्प्लॉय की बात हो रही है। डब्ल्यूटीडी का मतलब क्या है, होल टाइम डायरेक्टर। सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। Such other officer not more than one level below the directors who is in whole time employment designated as KMP by the board and such other officer as may be prescribed। मतलब कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं, लेट मी जस्ट ड्रॉ ओवर हियर, कि कौन कौन केएमपी है, सीईओ केएमपी है, एमडी केएमपी है, मैनेजर केएमपी है, सीएस, होल टाइम डायरेक्टर और सच अदर ऑफिसर। लास्ट वाला तो होता ही ना, एक्सेट्रा हम कर देते हैं। इसके बाद और क्या लिखा हुआ है, जस्ट एक लेवल इनके, जस्ट वन लेवल बिलो दीज केएमपीस, उन्हें भी हम क्या कह सकते हैं, जस्ट वन लेवल बिलो। यानी कि ये जो सबसे ऊपर बैठे लोग हैं, सीईओ हो गया, एमडी हो गया, मैनेजर हो गया, सीएस हो गया, डब्ल्यूटीडी हो गया, इनके जस्ट जो एक लेवल बिलो वर्क कर रहे हैं, यानी वो जो डायरेक्टर्स वर्क कर रहे हैं जस्ट वन लेवल बिलो, उन्हें भी हम क्या बोलेंगे, केएमपी बोलेंगे। तो क्या लिखा हुआ है ऊपर, सच अदर ऑफिसर not more than one level below the directors who is in whole time employment designated as KMP by the board। यानी कि इन सबको हमने कैसे डेजिग्नेट कर रखा है, एज केएमपी डेजिग्नेट कर रहे हैं, तो इनके नीचे जो भी वर्क करेगा जस्ट वन लेवल बिलो, उन्हें भी हम क्या बोल देंगे, केएमपी बोल देंगे। एंड लास्ट वाला तो हो ही गया हमारा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे केएमपी।
अब आप सोचोगे मैम इसमें ये मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर भी एक्सप्लेन किया हुआ है इन दी सेक्शन 2 क्लॉज 54. इट मीन्स अ डायरेक्टर who by virtue of articles or agreement with the company or resolution passed in the general meeting or by board of directors is entrusted with substantial powers of the management of the affairs of the company. यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, जैसे रिलायंस में आज के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, मुकेश भाई, यानी मुकेश भाई के पास सब्सटैंशियल पावर है रिलायंस के अफेयर्स को डील करने के लिए. यानी कि अगर बोर्ड में अगर 8 डायरेक्टर्स हैं एंड 8 डायरेक्टर्स में 7 ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं ये पर्टिकुलर वर्क इस तरीके से होना चाहिए, एक्स बेसिस पे होना चाहिए, लेकिन अगर हमारे मैनेजिंग सामने यानी कि हमारे मुकेश भाई ने, मुक्कू भाई ने अगर ये बोल दिया कि नहीं मैं तो वाई तरीके से अपना काम करना चाहता हूं, तो उनकी बात को काफी ज्यादा तवज्जो दी जाएगी बिकॉज ही इज दी होल्डिंग द सब्सटैंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. तो ऐसे पर्सन जिसके पास सब्सटैंशियल पावर है पूरे कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल करने की, उसके अफेयर्स को कंट्रोल करने की, उसे हम क्या बोलते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर. यानी कि नाम से पता चल रहा है जो बाकी डायरेक्टर्स को मैनेज करे उसे हम क्या बोलेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर. और ये सब्सटैंशियल पावर कैसे मिलती है, बाय आर्टिकल्स, या कंपनी के साथ कोई अग्रीमेंट हुआ है, या रेजोल्यूशन पास हुआ है जनरल मीटिंग में, या बोर्ड बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है. अगर किसी भी तरीके से सब्सटैंशियल पावर किसी एक पर्सन को दी गई है टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, तो उसे हम क्या बोलने वाले हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर. एंड इंक्लूड्स अ डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर बाय व्हाटएवर नेम कॉल. आपको तो बस इतना ध्यान रखना है कि सब्सटैंशियल पावर जिसके पास है उसे हम क्या बोलेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर. अब ये एक्सप्लेनेशन है इसी का. फॉर दिस पर्पस power to do administrative acts of routine nature when so authorized by board such as power to affix common seal. जैसे अगर किसी कंपनी की कॉमन सील है तो अगर आपके पास ये ऑथराइजेशन है कि आप कॉमन सील किसी डॉक्यूमेंट पे लगा सकते हो, common seal to any document or to draw and endorse any check on account of company in any bank or to draw and endorse any negotiable instrument. या फिर आप अपने नाम मतलब कि आपके साइन के थ्रू कोई भी चेक अगर आपने फाड़ के किसी को दे दिया कि मैं आपको ये 50 लाख का पेमेंट कर रहा हूँ, यानी कि आपका सिग्नेचर बैंक में भी डला हुआ है, तो क्या ये कह सकते हैं कि आपके पास सब्सटैंशियल पावर है कि अगर आपके सामने कॉमन सील लग रही है आप अपने सिग्नेचर से कोई भी कंपनी के बैंक ट्रांजेक्शन को कर सकते हो, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आपके पास सब्सटैंशियल पावर है? द आंसर इज नो. यही एक्सप्लेनेशन बताना चाह रहा है. endorse any check on account of company in any bank or to draw and endorse any negotiable instrument or to sign any certificate of share or to direct registration of transfer of any share shall not be deemed to be included within the substantial powers of management. इन सब काम से हम ये नहीं बोल सकते कि उस पर्सन के पास क्या है, substantial powers of the management है, जब तक उससे explicitly by virtue of AOA या फिर कोई अग्रीमेंट या जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन या बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन उसके थ्रू उसे सब्सटैंशियल पावर नहीं दी जाती है, तब तक हम उसे मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बुला सकते हैं. उसके बाद हमने एक पॉइंट और पढ़ा, होल टाइम डायरेक्टर. इट इंक्लूड्स अ डायरेक्टर एंड होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी. देखो वैसे तो ये डायरेक्टर्स चैप्टर में आ जाता है जो कि हम सीए फाइनल में देखते हैं, लेकिन हमने इतना तो देखा है कि डायरेक्टर्स कई तरह के होते हैं. एक तो होल टाइम डायरेक्टर यानी कि जो कंपनी के पेरोल पे है. होल टाइम का मतलब ही होता है कि होल टाइम एम्प्लॉई है वो कंपनी के पेरोल पे, उनसे उन्हें सैलरी आती है, उन्हें हम बोलते हैं होल टाइम डायरेक्टर. कुछ होते हैं हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि वो पार्ट टाइम डायरेक्टर्स है, वो सिर्फ कभी कोई मीटिंग होती है उसके लिए आते हैं या कोई मेजर डिसीजन लेना होता है तभी वो आते हैं, अदरवाइज वो कंपनी में नहीं आते हैं. एंड वो कंपनी के पेरोल पे भी नहीं होते, उनको जस्ट आप ऐसा कह सकते हो फ्रीलांस बेसिस पे बुलाया जाता है. तो ऐसे जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के पेरोल पे भी नहीं होते, उन्हें सैलरी नहीं दी जाती है, तो उन्हें हम होल टाइम डायरेक्टर नहीं कह सकते. लेकिन जो कंपनी के पेरोल पे जो कंपनी के एम्प्लॉय है उन्हें हम क्या बोलते हैं, होल टाइम डायरेक्टर. अब इसमें हमने लास्ट एक और वर्ड देखा था, मैनेजर. मैनेजर का मतलब क्या होता है, इट मींस इंडिविजुअल वो सब्जेक्ट टू सुपरिंटेंडेंस. सुपरिंटेंडेंस का मतलब क्या होता है, सुपरविजन. सुपरविजन और कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि ऐसा इंडिविजुअल जो कि काम कर रहा है अंडर द सुपरविजन कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ होम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, हैज द मैनेजमेंट ऑफ द होल or substantially whole of the affairs of a company. Under the supervision of board of directors, he has the management of the whole or substantially whole of the affairs of the company. ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे, मैनेजर बोलेंगे. प्लस इसमें एक बात और स्पेसिफिकली लिखी हुई है, इट कैन बी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और नॉट, मतलब कि जरूरी नहीं है कि हमारे जो मैनेजर साहब हैं वो कंपनी के एम्प्लॉय हो ही हो,
वो कंपनी के एम्प्लॉय हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यानी कि ऐसा पर्सन जो कि अंडर द सुपरविजन, कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम कर रहा है एंड उसके पास होल और सब्सटेंशियली होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी का मैनेजमेंट उसके हाथ में है, वेदर अंडर द सर्विस, वेदर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और नॉट, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? मैनेजर बोलेंगे। देखो मैंने जितनी भी ये डेफिनेशंस आपको पढ़ाई है मैनेजिंग डायरेक्टर की, होल टाइम डायरेक्टर की, मैनेजर की, केएमपी की, ये सिर्फ आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको पता रहे कि एज पर कंपनी लॉ इनका मतलब क्या है। आपको सिर्फ ये टर्म्स यूज करने इन डिफरेंट पैराग्राफ्स इन डिफरेंट आंसर्स, लेकिन इनका कभी मीनिंग ऐसे स्पेसिफिकली पूछा जाता नहीं है अंटिल अनलेस कोई डेफिनेशन से कोई सेक्शन मतलब कोई क्वेश्चन उठ करके नहीं आया, जो कि वेरी 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 रेयरेस्ट चांसेस होते हैं। तो आप इनको सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए रख सकते हो। आपको बस फोकस ये करना है कि हम जो ऑल्टरेशन पढ़ रहे हैं उसमें केएमपी को डिक्लेरेशन देना होगा। केएमपी के अंदर इतने सारे लोग हमारे कवर हो रहे हैं। देखते हैं वापस अपने मेन प्रोविजन पे। डिक्लेरेशन किसको देना होगा? केएमपी को, कि हमने कंपनीज एक्ट के साथ कंप्लायंस की है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स देने हैं। किसको देने हैं? आरडी को देने हैं अलोंग विद द एप्लीकेशन। कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड एओए अलोंग विद कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ सीजी, सीजी मतलब आरडी, shall be filed with ROC within 15 days in form INC 27। जैसे ही अप्रूवल आ जाएगा फ्रॉम द आरडी तो उस ऑर्डर के साथ प्लस हमारे जो एओए में ऑल्टरेशन है तो ऑल्टर्ड एओए को हमें फाइल करना होगा विद द आरओसी। कितने दिन में करना होगा? विद इन 15 डेज। तो समझ में आया ऑल्टरेशन ऑफ एओए कितना छोटा सा है हमारा, कि स्पेशल रेजोल्यूशन से होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और उसमें भी बहुत हमने स्पेसिफिकली देखा कि अगर हम पब्लिक से प्राइवेट या प्राइवेट से पब्लिक जा रहे हैं तो उसमें हमें किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? आरडी की परमिशन लेनी पड़ेगी। आरडी के पास हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे? एमओए एओए जो हमारे ऑल्टरेशन है प्रपोज ऑल्टरेशन के साथ सबमिट करना पड़ेगा। मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ जनरल मीटिंग देने होंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन देना होगा और डिक्लेरेशन देना होगा। कौन डिक्लेरेशन देगा? केएमपी देगा कि हमने कंप्लायंस किया है विद द कंपनीज एक्ट। एंड जैसे ही हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा ऑल्टर्ड एओए के साथ हमें किसके पास फाइल करना होगा? आरओसी के पास फाइल करना होगा विद इन 15 डेज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 14। अब नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं। अब सारे हमारे छोटे छोटे से सेक्शन बचे, फटाफट अपना कवर हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन क्या है? सेक्शन नंबर 15, ऑल्टरेशन ऑफ एमओए एओए टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी। मतलब हमने जो 13 सेक्शन में 14 सेक्शन में जो बात करी है ऑल्टरेशन की ऑफ एमओए एंड एओए, वो हमें हर कॉपी जो हमारे पास ऑलरेडी प्रिंटेड कॉपीज या इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज थी एमओए एओए की, उनमें भी हमें वो चेंजेस करने होंगे जो हम ऑलरेडी अप्रूव करा चुके हैं फ्रॉम दी सीजी। क्या है? Every alteration made in MOA AOA shall be noted in every copy. If company makes any default in complying with the stated provisions, अगर comply नहीं किया कंपनी ने इसके साथ, company and every officer in default shall be liable to a penalty of 1000 for every copy of articles issued without such alteration। यानी कि क्या बोलना चाह रहे हैं कि आप पे कितनी पेनल्टी लगेगी? 1000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। लेकिन वो कब लगेगी? जितनी कॉपीज आपने बेच क्या दिया? आपने दे दी। किसको दे दी? जब भी आप पे रिक्वेस्ट करी जाती है फ्रॉम एनी मेंबर या फिर कोई भी आउटसाइडर विद द प्रिस्क्राइब फीस आपको रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप अपनी कॉपी ऑफ एमओए एओए मुझे प्रोवाइड करा दीजिए। अगर वो ये कॉपी प्रोवाइड कराते हैं विदाउट द प्रपोज्ड ऑल्टरेशन, तो जितनी कॉपीज वो देंगे उतनी कॉपीज के ऊपर आपके फाइन लग जाएगा। कितना लगेगा? पर कॉपी 1000 रुपीज का। बहुत ही मिनिस्कल अमाउंट है, बट ठीक है, जस्ट अ फाइन बीइंग पुट ऑन कि कोई भी इसका मिसयूज नहीं करे एंड जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उन्हें टाइमली बेसिस पे अपने इनकॉर्पोरेट कर ले इन एवरी कॉपी। फिर क्या है? सेक्शन नंबर 17। मैम 16 सेक्शन कहाँ गया? अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ द कंपनी अपन जब बात कर रहे थे इन दी सेक्शन नंबर 13 विच टॉक्स अबाउट द ऑल्टरेशन इन दी एमओए। क्या है? कॉपीज ऑफ एमओए एओए एक्सेट्रा टू बी गिवन टू मेंबर्स। अब ये वही बात आ गई कि अगर मेंबर रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें एमओए एओए की कॉपी प्रोवाइड कराओ, तो ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको प्रोवाइड कराए। कंपनी शैल ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फी send a copy of each of the following documents to member within 7 days of request being made by him। मतलब जब रिक्वेस्ट करिए उसके 7 दिन के अंदर अंदर कंपनी को रिक्वेस्ट को फुलफिल करके वो कॉपीज भेजनी होंगी। एमओए की देनी पड़ेगी, एओए की देनी पड़ेगी। एवरी अग्रीमेंट एंड एवरी रेजोल्यूशन रेफर्ड टू इन सेक्शन 117 if and so far as they have not been embodied in the MOA and AOA। अपन आगे 117 इन डिटेल में पढ़ेंगे, हमारे कोर्स का पार्ट है। अभी आप इतना से समझ लीजिए, अगर कोई भी ऐसा चेंज है जो कि अभी तक हमारे एमओए एओए में नहीं किया गया है, तो वो जितने भी अग्रीमेंट्स है, रेजोल्यूशंस है, वो सब हमें सेपरेटली और प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। देखो मेंबर तो बोलेगा कि हमें तो ये दे दो, इसमें सब डिटेल्स है,
लेकिन अगर कंपनी को पता है कि इसके अलावा ये भी डिटेल्स है जो कि इनके अंदर नहीं है, तो वो भी उन्हें मेंबर को प्रोवाइड कराने होंगे। पेनल्टी कितनी है? कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट लाइबल टू फाइन ऑफ ₹1000 पर डे ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कंटिन्यूज अप टू ₹1,00,000, यानी 1000 पर डे की अप टू ₹1,00,000। ठीक है, ये भी छोटू सा सेक्शन था। सो नेक्स्ट अब हमारा सेक्शन है सेक्शन नंबर 18, कन्वर्जन ऑफ कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। यानी अगर कंपनी का कन्वर्जन हो रहा है, मैम कंपनी का कन्वर्जन हो रहा है मतलब कि एग्जाम्पल, अगर प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है या वाइस वर्सा, ओपीसी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो रही है वाइस वर्सा, या फिर कोई लिमिटेड बाय शेयर कंपनी थी वो अब लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी में कन्वर्ट हुई है या वाइस वर्सा। मतलब कोई भी एग्जांपल जिसमें अगर कंपनी का क्लास चेंज हो रहा है तो वो कैसे चेंज हो सकता है? बाय ऑल्टरिंग देयर एमओए एंड एओए। इसके लिए एप्लीकेशन किसके पास करनी पड़ेगी? आरओसी के पास करनी पड़ेगी। एंड जैसे ही एप्लीकेशन आरओसी के पास आएगी, आरओसी क्या करेगी? जो उनका फॉर्मर रजिस्ट्रेशन था उसे तो क्या कर देगी? कैंसिल कर देगी। जो उसको सीओआई मिला होगा पहले उसे भी कैंसिल कर देगी, जो सिन नंबर पहले अलॉट हुआ होगा उसको भी कैंसिल कर देगी, एंड जो न्यू डॉक्यूमेंट्स फाइल करे गए होंगे उनके बेसिस पे न्यू सीओआई इशू कर देगी, एंड साथ के साथ क्या दे देगी? नया सिन नंबर भी दे देगी। तो ये है हमारा कन्वर्जन ऑफ कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी अंडर दिस सेक्शन shall not affect any debts, liabilities, obligations, or contracts incurred or entered into by or on behalf of company before conversion, and such debt, liability, obligation, and contracts may be enforced in manner as if such registration had not been done. इसका मैं एग्जाम्पल लेती हूँ आपके लिए। सपोज एक थी ए लिमिटेड कंपनी, वो बाद में कन्वर्ट हो गई ए प्राइवेट लिमिटेड में। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि बिफोर कन्वर्जन जितने भी इसकी लाइबिलिटीज थी, जो भी इसके क्रेडिटर्स थे, डिबेंचर्स थे, डिपॉजिट्स थे, जितना भी इसे पैसा पे करना था, वो सारे के सारे एज इट इज इसके न्यू कंपनी में न्यू क्लास में भी रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आने वाला। जो भी लोग इनसे पैसा लेने के लिए लाइबल थे, यानी उनके पास राइट था कि वो ए लिमिटेड से पैसा ले सकते हैं, उनका राइट एज इट इज रहेगा, यानी कि वो अब ए प्राइवेट लिमिटेड से भी पैसा मांगने के हकदार रहेंगे। यानी इनकी लाइबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। जो राइट इनका टुवर्ड्स ए लिमिटेड पहले था वो सेम टू सेम ए प्राइवेट लिमिटेड के अगेंस्ट भी रहेगा, इनके में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। बस ये इतना सा समझा रहे हैं सेक्शन में, छोटा सा सेक्शन था। उसके बाद है हमारा सेक्शन नंबर 19। ये किस बारे में बात करता है? सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी। देखो अभी क्या बोल रहे हैं कि जनरली तो क्या होता है कि होल्डिंग कंपनी के पास शेयर्स होते हैं किसके? उसकी सब्सिडरी कंपनी के, वेदर पार्शियली ओन या होल्ली ओन सब्सिडरी के। लेकिन कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि सब्सिडरी कंपनी के पास होल्डिंग कंपनी के शेयर्स हो। ये ऐसा रिवर्स ट्रांसफर नहीं हो सकता कि हम रिवर्स ट्रांजेक्शन कर ले, नहीं, हमेशा होल्डिंग के पास सब्सिडरी के शेयर्स होंगे, सब्सिडरी के पास होल्डिंग के शेयर्स नहीं हो सकते हैं। लेकिन अब ऐसे केस में भी हमारे पास 3 एक्सेप्शंस आते हैं जिसमें सब्सिडरी के पास होल्डिंग के शेयर्स हो सकते हैं। वो क्या 3 एक्सेप्शंस हैं? A subsidiary company is not allowed to hold shares of its holding. Consequently, any allotment on transfer of shares in a holding company to its subsidiary shall be void. अगर इन फ्यूचर कभी भी होल्डिंग के शेयर्स सब्सिडरी के पास आएंगे तो उन्हें क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा ऐसे ट्रांजेक्शन को। यानी कि कभी भी सब्सिडरी के पास होल्डिंग के शेयर्स नहीं आ सकते हैं। ये तो बात हो गई हमारे जनरल रूल की कि जनरली तो ये एप्लीकेशन होती है, लेकिन अब इसके एक्सेप्शंस क्या हैं? द प्रोहिबिशन डज नॉट अप्लाई टू फॉलोइंग केसेस, यानी एक्सेप्शंस आ चुके हैं। वेयर सब्सिडरी इज कंसर्न्ड एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी। क्या बोलना चाह रहे हैं ये? सेक्शन नंबर 19, subsidiary not to hold shares in a holding। ये तो हमारा जनरल रूल होता है। अब इसके एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं।
इसके एक्सेप्शंस क्या है? सबसे पहला तो अगर जो सब्सिडरी है वो होल्ड कर रही है शेयर्स एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड मेंबर। क्या मतलब है इसका? एग्जाम्पल लेते हैं। ये ए लिमिटेड है और इसकी सब्सिडरी है बी लिमिटेड, आइदर पार्शली और होली ओन सब्सिडरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब ये ए लिमिटेड का एक शेयर होल्डर था, शेयर होल्डर मिस्टर पी। ठीक है। इसके पास थे 100 शेयर्स ए लिमिटेड के और इसने अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपनी विल में लिखा रखा था कि अगर इसकी डेथ हो जाती है तो इसके इन शेयर्स का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल होल्डर कौन बन जाएगा? ये बी लिमिटेड बन जाएगी। यानी कि ए लिमिटेड का और बी लिमिटेड का इस ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर पी ने अपनी विल में अलग से बोला कि मेरे शेयर्स का आफ्टर माय डेथ और इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मेरे शेयर्स का हकदार, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन बन जाएगा? बी लिमिटेड बन जाएगी। यानी कि जैसे ही इनकी डेथ होगी ये शेयर्स किसके पास चले जाएंगे? बी लिमिटेड के पास चले जाएंगे। तो अब इस केस में क्या हुआ? जनरली तो बी के पास शेयर्स नहीं आ सकते थे ए के, लेकिन क्योंकि ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव के केस में आ रहे हैं तो ये केस, इस केस में बी लिमिटेड ए लिमिटेड के शेयर्स होल्ड कर सकता है। तो ये हमारा पहला केस हो गया। सेकंड केस पे चलते हैं। सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं? वे सब्सिडरी होल्ड सच शेयर्स एज अ ट्रस्टी। क्या मतलब है इसका? सेम ए लिमिटेड, सब्सिडरी बी लिमिटेड, वन शेयर होल्डर मिस्टर पी और इनकी एक 10 साल की डॉटर है, एक माइनर डॉटर है इनकी। उन्होंने एक विल बनाई और उसमें लिख दिया कि जब तक मेरी डॉटर माइनर से मेजर नहीं हो जाती तब तक ये शेयर्स किसके पास रहेंगे? बी लिमिटेड के पास रहेंगे। यानी बी लिमिटेड को क्या बना दिया? ट्रस्टी बना दिया कि आप मेरे बिहाफ पे इन शेयर्स को संभालोगे तब तक जब तक मेरी बेटी 18 साल से ऊपर की नहीं हो जाती। तो यहाँ पे हम एक ट्रस्टी की पोजीशन में, बी लिमिटेड ट्रस्टी की पोजीशन में शेयर्स को होल्ड कर रही है, उसका खुद उन पे कोई राइट्स नहीं है। जैसे ही उनकी डॉटर मेजर हो जाएगी, 18 साल से ऊपर की हो जाएगी, वो शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे। वो सिर्फ एज अ गुड पर्सन के केस में, एक गुड पर्सन की पोजीशन में उन शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं, उनका डायरेक्टली उन शेयर्स पे कोई भी राइट नहीं है। मिस्टर पी ने बी लिमिटेड को सिर्फ एक ट्रस्टी का रोल दिया है। तो इस केस में भी जो 100 शेयर्स बी लिमिटेड के पास आएंगे फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज अभी 10 साल की 18 साल यानी 8 साल के लिए ही शेयर्स आए हैं, जो 8 साल के लिए शेयर्स आए हैं वो सिर्फ टाइम बीइंग के लिए आए हैं, तो उतने टाइम के लिए बी लिमिटेड इन शेयर्स को होल्ड कर सकता है। भली जनरली में ए लिमिटेड के शेयर्स कभी भी बी के पास नहीं आ सकते थे, तब भी वो होल्ड कर सकता है। दूसरा, वे सब्सिडरी कंपनी इज अ शेयर होल्डर इवन बिफोर इट बिकम्स अ सब्सिडरी। मतलब कि अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, इसी में समझा देती हूँ। बी लिमिटेड ए लिमिटेड की सब्सिडरी बनी थी ऑन 1 जनवरी 2026, लेकिन उससे पहले ही बी लिमिटेड ने इन 2025 जून 2025 कुछ शेयर्स परचेज कर रखे थे ए लिमिटेड के। यानी सब्सिडरी बनने से पहले ही बी के पास ए के शेयर्स थे, यानी पास्ट ट्रांजैक्शन था। तो ऐसे केस में वो उन शेयर्स को कंटिन्यू कर सकती है होल्ड करने का। यानी कि अगर कोई पास्ट ट्रांजैक्शन हुआ है बिफोर बिकमिंग द सब्सिडरी, तो वो शेयर्स सब्सिडरी कंटिन्यू कर सकती है होल्ड करने के लिए। ठीक है। तो ये हमारे 3 एक्सेप्शंस हैं: लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ट्रस्टी एंड पास्ट ट्रांजैक्शन। ठीक है। अब इसमें ये स्पेशली एक नोट है, आगे चलते हैं अपन। राइट टू वोट एट अ मीटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी ओनली फॉर शेयर्स हेल्ड बाय इट एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एज ट्रस्टी। क्या बोल रहे हैं कि देखो, अगर आपके पास शेयर्स होते तो आपके पास राइट टू वोट भी होता है कंपनी में। अगर आपको वोट करना है तो आप वोट कर सकते हो, लेकिन एक सब्सिडरी अपने होल्डिंग कंपनी की
मीटिंग में, जनरल मीटिंग में जाकर के वोट नहीं कर सकती है। लेकिन 2 केसेस में उसको दिया गया है कि ठीक है आप वोट कर सकते हो, जिसमें वो सिर्फ लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी किसी और के बिहाफ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं या किसी और के बिहाफ पे एज़ अ ट्रस्टी शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं। इन 2 केसेस में वो राइट टू वोट रखती है सब्सिडियरी, अदरवाइज़ वो राइट टू वोट नहीं रखती है। देखो पास्ट ट्रांज़ैक्शन या यानी कि बिफोर बिकमिंग द सब्सिडियरी उसके पास कुछ शेयर्स है तो वो उन शेयर्स को तो रख सकती है, लेकिन उन शेयर्स के ऊपर का जो राइट टू वोट है उसे एक्सरसाइज नहीं कर सकती है, बिकॉज़ वो शेयर्स उसने खुद खरीदे थे एंड अब तो उसकी खुद की फंक्शनिंग होल्डिंग संभाल रही है, तो होल्डिंग की फंक्शनिंग में वो डिसीजन नहीं दे सकती है, वो वोट नहीं कर सकती है। लेकिन अगर वो किसी और के बिहाफ पे कर रही है तो येस वो वोट कर सकती है, जैसे कि हमारा केस है लीगल रिप्रेजेंटेटिव का एंड ट्रस्टी का। Subsidiary can buy shares in holding where it is a part of amalgamation scheme sanctioned by the court or tribunal. अब ये एक एक्सेप्शन और दे रखा है जो कि अपन यहाँ डी पॉइंट बना करके भी लिख सकते हैं कि सब्सिडरी शेयर्स बाय कर सकती है होल्डिंग कंपनी की अगर उसे कैसे सैंक्शन किया गया है अंडर द स्कीम ऑफ अमालगमेशन। अमालगमेशन का मतलब क्या होता है कि जब दो कंपनीज आपस में मर्ज हो रही होती है, दोनों को कंबाइन किया जाता है और ये कैसे हो रहा है ऑर्डर बाय कोर्ट या ट्रिब्यूनल, यानी कि कंपनी अपनी मर्जी से अमालगमेट नहीं हो रही, अपनी मर्जी से कंबाइन नहीं हो रही है, बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट या ट्राइब्यूनल उनको मर्ज किया जा रहा है, उनको अमालगमेट किया जा रहा है। ऐसे केस में सब्सिडरी अपनी होल्डिंग के शेयर्स को भी बाय कर सकती है। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा सेक्शन था, आपको बस ये 3 एक्सेप्शन ध्यान रखने की जरूरत है एंड ये चौथा सेक्शन सब सेक्शन भी आप याद रख सकते हो फॉर योर आंसर। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट सेक्शन क्या है हमारा, सेक्शन नंबर 20, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स मोड इन विच डॉक्यूमेंट्स में बी सर्व्ड ऑन कंपनी ऑन मेंबर्स एंड आल्सो ऑन आरओसी। देखो जनरली तो अब आज के जमाने में सब कुछ ही ईमेल के थ्रू होता है, इलेक्ट्रॉनिकली सारे डॉक्यूमेंट्स किसी को भी भेज दिए जाते हैं, लेकिन ये पुराने जमाने से ही हमारे पास ये प्रोविजन बना हुआ है। तो इसमें अगर हमें किसी को कोई रिटन डॉक्यूमेंट भेजना है यानी कि फिजिकल डॉक्यूमेंट हमें किसी को भेजना है तो वो हम कैसे भेज सकते हैं, कंपनी को कैसे भेजेंगे, कंपनी के मेंबर को कैसे भेजेंगे, आरओसी को कैसे भेज सकते हैं, किन वे से भेज सकते हैं, कुरियर कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, कौन से वेज है जिनके थ्रू हम उन्हें फिजिकल डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, अगर हमें किसी कंपनी या कंपनी के किसी ऑफिसर को भेजना है तो कैसे भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस में छोड़ के जा सकते हैं, कुरियर सर्विस यूज कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि ईमेल वगैरह या फिर और कोई अदर मीन्स है तो उसके थ्रू भी हम भेज सकते हैं। अगर हमें किसी आरओसी को या मेंबर को कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो कैसे भेज सकते हैं, पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं, उनके ऑफिस या एड्रेस पे छोड़ के आ सकते हैं, कुरियर सर्विस यूज कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट यूज कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। यानी कि आप दोनों में देखोगे तो सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि आरओसी और मेंबर में ये नॉर्मल पोस्ट इंक्लूड हो चुका है, बाकी सारे पॉइंट्स हमारे सेम है। यानी कि कंपनी और ऑफिसर को अगर भेजना है तो नॉर्मल पोस्ट यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आरओसी या मेंबर को भेजना है तो उस केस में आप नॉर्मल पोस्ट को यूज कर सकते हो। However, a member may request for delivery of any document through a particular mode, for which he shall pay such fees as may be determined by company in its AGM. देखो वैसे तो मेंबर को हम इन 6 तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर मेंबर ने बोल दिया नहीं मुझे तो प्रिस्क्राइब वे से ही चाहिए, मुझे तो हमेशा रजिस्टर्ड पोस्ट से ही डॉक्यूमेंट चाहिए और वो इस बात को एजीएम में बहुत प्रॉपर्ली बता भी देता है कंपनी को, तो उस केस में सबसे पहले तो उस मेंबर को रिक्वायर्ड फीस, बिकॉज कंपनी का तो तरीका है कि वो तो ईमेल करेगी, अब तुमको ईमेल नहीं चाहिए, तुम्हें रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू चाहिए, तो जो भी रजिस्टर्ड पोस्ट का हमारा खर्चा लगेगा ना उसकी जो भी एप्रोप्रिएट फीस होगी वो मेंबर ही देगा कंपनी को कि ठीक है मैं तुम्हें फीस पे कर रहा हूँ, अब मुझे रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना, तब जाकर के कंपनी उसके अकॉर्डिंगली उसे रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू कोई भी डॉक्यूमेंट भेजा करेगी। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ डिलीवरी बाय पोस्ट सच सर्विस शैल बी डीम्ड टू बी एन इफेक्टेड, इसकी बात हो रही है कि अगर हमने नॉर्मल पोस्ट के थ्रू भेजा है तो कब हम मान लेंगे कि वो पोस्ट वो डॉक्यूमेंट सर्व हो चुका है यानी सामने वाले को मिल चुका है। अगर हम किसी जनरल मीटिंग का नोटिस भेज रहे हैं तो जब हमने लेटर पोस्ट किया है उसके 48 घंटे बाद हम मान लेंगे कि सामने वाले इंसान को यानी मेंबर को वो डॉक्यूमेंट मिल चुका है। या फिर अगर हम कोई अदर केस में कोई भी डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं तो जिस टाइम पे हम लेटर को पोस्ट कर देंगे उसी टाइम हम मान लेंगे कि सामने वाले को हमने डॉक्यूमेंट तो सर्व कर दिया है और उसने पढ़ उसको मिल भी चुका है। तो आप समझ रहे हो, देखो पोस्ट के केस में क्या होता है कि
उसका कोई वापस से रिटर्न वो वेरिफिकेशन नहीं लिया जाता कि सामने वाले को डॉक्यूमेंट मिला है या नहीं मिला है। रजिस्टर्ड पोस्ट में तो साइन कराया जाता है, काउंटर साइन होता है, लेकिन नॉर्मल पोस्ट में कोई भी साइन नहीं होता। तो इस केस में हमें एक डीमिंग प्रोविजन बनाने की जरूरत है कि कब हम मान ले कि डॉक्यूमेंट सामने वाले इंसान को सर्व हो चुका है, उसको मिल चुका है। तो अगर मैं जनरल मीटिंग के नोटिस की बात करी तो पोस्ट करने के 48 घंटे बाद यानी 2 दिन के बाद, और कोई अदर केस में तो जिस टाइम पे मैंने लेटर पोस्ट कर दिया उसी टाइम पे मान लिया जाएगा कि सामने वाले को मिल चुका है। ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन क्या आता है हमारे सामने, सेक्शन नंबर 21। किस बारे में बात करता है? ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रोसीडिंग्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। अ डॉक्यूमेंट और प्रोसीडिंग रिक्वायरिंग ऑथेंटिकेशन बाय कंपनी or contracts made by or on behalf of company may be signed by any KMP, an officer or employee of company duly authorized by the board। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करना है, कोई भी अग्रीमेंट साइन करना है, किसी भी डॉक्यूमेंट पे कंपनी की ऑथेंटिकेशन की जरूरत है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फाइल करना है, तो ऐसे केस में कौन कर सकता है? देखो, अगर कॉमन सील है तो कॉमन सील लगा दो, लेकिन अगर कॉमन सील नहीं है तो कोई भी की मैनेजरियल पर्सन, अपन ने की मैनेजरियल पर्सन की डेफिनेशन देखी थी, सीईओ, सीएफओ, सीएस, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर एंड वन लेवल बिलो द डायरेक्टर्स एंड एनी अदर डायरेक्टर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये सारे लोग क्या होते हैं? केएमपी होते हैं। तो उनमें से कोई भी उसको ऑथेंटिकेट कर सकता है, और एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय एज ऑथराइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो भी उस पर साइन करके उसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ठीक है, छोटा सा ही सेक्शन था ये। फिर आ गया हमारा सेक्शन नंबर 22, एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? वैसे तो हमने फाउंडेशन में पढ़ा ही होगा कि ए एंड बी दो लोग हैं। ए ने इसे 100 रुपए का गुड्स बेचा। ठीक है। एंड यहाँ पे आगे बी एंड सी का भी ट्रांजेक्शन हुआ था। बी ने भी आगे उसे बी ने सी को 100 रुपए का गुड्स बेचा था। तब ऐसे केस में क्या कर सकता है? बी क्या देगा? एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना के देगा ए को कि मैंने ये 100 रुपए का माल सी को बेचा है और मुझे 100 रुपए लेने हैं सी से। मैं तुम्हें ये डॉक्यूमेंट बना के दे रहा हूँ, तुम डायरेक्टली सी से 100 रुपए ले सकते हो, क्योंकि बी को 100 रुपए ए को देने थे और 100 रुपए सी से लेने थे। तो उसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, ए को दिया कि तुम 100 रुपए डायरेक्टली सी से ले लो। अब वो बीओई बिल ऑफ एक्सचेंज वो किसको दिखाएगा? सी को दिखाएगा, और उसके बेसिस पे सी 100 रुपए किसको दे देगा? ए को दे देगा। तो इससे सबके ट्रांजेक्शन पूरे हो गए। सी को पैसे देने थे वो हो गया, ए को पैसे लेने थे वो भी हो गया, एंड बी का तो नलिफिकेशन था बिकॉज उसे 100 रुपए देने भी थे और 100 रुपए आने भी थे। तो ये जो ट्रांजेक्शन होता है इसमें वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया, अब वो कंपनी के नाम पे बनाया जा रहा है, तो उस पे उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा? बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी और प्रोमिसरी नोट। हाँ जी, तो क्या लिखा हुआ है? बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी और प्रोमिसरी नोट। देखो, ये हुंडी और प्रोमिसरी नोट ये आजकल ऑब्सोलीटेड है, कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह भी नहीं देता, सबका ऑलरेडी पेमेंट टर्म्स डिसाइडेड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सब अपने बिजनेस ट्रांजेक्शंस करते हैं। तो ये एक तरह का ऑब्सोलीटेड सेक्शन है। आज के केस में इसकी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, बट अगर सेक्शन गिवन है, अभी तक रिपील तो इसे किया नहीं गया है, तो हमें इसे पढ़ना तो है ही। शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड, promissory note shall be deemed to have been made, accepted, drawn or endorsed on behalf of company। हम ये मान लेंगे कि उसे बनाया गया है, एक्सेप्ट किया गया है या ड्रॉ किया गया है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। अगर उसे बनाया एक्चुअल में किसने है? इन द नेम ऑफ और ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी बाय एनी पर्सन एक्टिंग अंडर इट्स अथॉरिटी। यानी कि अगर ऑथराइज्ड पर्सन, जिसको ऑथराइज किसने किया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, अगर वो ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, एक्सेप्ट करता है, तो हम ये ऐसा मान लेंगे कि वो किसने बनाया है? कंपनी ने ही बनाया है। Authority can be express or implied. A company may by writing authorize any person as its attorney to execute deeds on its behalf। यानी कि कंपनी किसी को भी ऑथराइज कर सकती है टू एग्जीक्यूट एनी डीड, एनी कॉन्ट्रैक्ट, एनी बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ इट इन एनी प्लेस आइदर इन और आउटसाइड इंडिया अंडर कॉमन सील। अगर देखो कॉमन सील है तो कभी भी किसी के सिग्नेचर नहीं किए जाएंगे, कॉमन सील से ही काम चलेगा। अगर कॉमन सील नहीं है तो कैसे करेंगे? दो डायरेक्टर साइन कर सकते हैं, या फिर एक डायरेक्टर एंड सीएस, अगर आपके पास एम्प्लॉय सीएस है तो वो भी साइन करके उसे ऑथराइज कर सकता है, क्योंकि कॉमन सील का कॉन्सेप्ट अब क्या हो चुका है? वॉलंटरी हो चुका है। आपके पास मैंडेटरी कॉमन सील होना जरूरी नहीं है। Deed signed by such an attorney on behalf of company and under his seal shall be binding on the company। अब आपने भली से डीड कॉमन सील में करी है, या दो डायरेक्टर्स ने करी है, या एक डायरेक्टर एक सीएस ने करी है, इन सभी केसेस में डीड क्या होगी? बाइंडिंग होगी ओवर द कंपनी। तो ये भी एक छोटा सा सेक्शन था, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
जैसे जैसे रीड करके आप छोड़ दो। जो हमारे मेजर सेक्शंस थे वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, विच इज ओपीसी, एमओए, एओए, changes in MOA, AOA and incorporation process and section 8 कंपनी। ये हमारे मेजर सेक्शंस थे जो हमें फोकस करने थे इन आर चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन। सो यहाँ जाकर के अब हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। पूरे हमारे कितने सेक्शंस थे, 3 से लेकर के 22 तक। इसमें एक सेक्शन हमारा 3A एक्स्ट्रा था, 10A एक्स्ट्रा था, लेकिन 11 सेक्शन हमारे इसके अंदर गिवन नहीं था, उसे रिपील ऑलरेडी किया जा चुका है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। आज टाइम आई गेस थोड़ा सा बचा है, स्टिल हम जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे सारे एक साथ। अपन जितने भी चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन हैं एंड जितने भी डेफिनेशन के भी क्वेश्चन कवर हो रहे होंगे वो सारे के सारे भी हम इसी क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, जहाँ पे हम सारे क्वेश्चन आंसर्स की बात कर लेंगे। ठीक है, सो अभी के लिए मैं आप लोगों के सामने वाइंड अप करती हूँ। कल की क्लास में अपन सारे क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर लेंगे। अभी अपन ने जितना कर लिया है पूरे चैप्टर नंबर 2 को आप प्लीज कल की क्लास शुरू करने से पहले पूरे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि कल जब अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करें आपको सारे आंसर्स अपने अपनी सीट पे बैठे बैठे याद आए कि ओके इस कॉन्सेप्ट, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लग रहा है ना, इसका ये आंसर बनता है, so दैट हम अच्छे आंसर्स भी लिख सकें। ठीक है, एंड होमवर्क क्वेश्चंस भी अपन कल ही मार्क करवा दूंगी मैं आपको, एंड आपको वो सारे होमवर्क क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास करने से पहले कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप अपने लॉ को भी अच्छे से पढ़ाई करें एंड दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी अच्छे से फोकस करें। ठीक है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए एंड बाय।